स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है। मैं तो सिर्फ एक अभिनेता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रेरणा आ रही है कि लिखना है। मैं 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया। भारतवर्ष में आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करें वो भारतीय साइबर लॉ के तहत आ जाता है। इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है। इंटरनेट जितना धीरे धीरे विशाल होने लगा, आवश्यकता महसूस हुई कि अलग अलग उसकी जो फील्ड्स हैं उसको विकसित किया जाए। तो पहला फील्ड जो विकसित हुआ वो था साइबर लॉ। लेकिन साइबर सिक्योरिटी बहुत विशाल हो गया है। पूरे साइबर स्पेस के जितने भी सिक्योरिटी पहलू हैं वो साइबर सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं। क्या ये जो एप्स हैं ये कंप्लीटली सिक्योर हैं? इस दुनिया में फ्री लंच नाम की चीज नहीं। There's nothing known as a free lunch. अधिकांश लोग एप्स को बदलते मौसम की बदलती हवा समझते हैं। तो अगर कोई हैक करेगा तो करेगा कैसे सर? सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मैं भी डाउनलोड करूंगा। सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। भूल जाते हैं भाई किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक जानी मानी हस्ती हैं, डॉक्टर पवन दुग्गल सर, जो एशिया के नंबर 1 साइबर लॉ एक्सपर्ट है, जिन्होंने 200 से, एक दो नहीं 200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। पवन सर आज हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है हिम्मत जी आपके यहाँ आपके शो पर आकर। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतरीन हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप जितना बेहतरीन काम कर रहे हैं वैदिक मैथ्स में और मेंटल टेक्निक्स में, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरी मुबारकबाद, और आप प्रेरणा के स्रोत हैं एंड आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। जी सर। सर थैंक यू सो मच। वैदिक मैथ्स मेमोरी, ये भी हमारा एंशिएंट टाइम का सर मतलब एक सिस्टम है, एक साइंस है कि कोई भी बच्चा अगर वैदिक मैथ्स सीख ले, मेमोरी की टेक्निक सीख ले, तो किसी की भी मेमोरी और वैदिक मैथ्स अच्छा हो सकता है। सबसे पहले सर 200 किताबें आपने लिखी हैं, एक दो नहीं 200 किताबें। सर कैसे? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि हम कुछ नहीं करते, हमारे को ऊपर कोई कुदरत की पावर है, कोई भगवान है, कोई शक्ति है जो हमें प्रोपेल करती है। तो जब मैं साइबर लॉ में आया 1995 में, तो 2 महीने तक तो पूरी मैडनेस थी क्योंकि उस ज़माने में इस तरह का पैराडाइम ही नहीं देखा था। लेकिन 2 महीने की इंटरनेट के एक्सपोजर के बाद मुझे लगने लगा कि साहब इसमें कानूनी पहलू भी होंगे। मेरा शुरू से एक दृढ़ संकल्प था, एक कन्विक्शन थी कि ये नेटवर्क जब बढ़ेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम उसकी परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं कानून के पहलुओं को देखने लगा तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया भर में अभी साइबर लॉ शुरू भी नहीं हुआ था। तो किताबें ढूंढने की कोशिश करी, कुछ किताबें नहीं मिली, कुछ रिसोर्स मटेरियल नहीं मिला। तो मैंने कहा चलिए मैं खुद भी सीखता हूँ, साथ साथ लिखूंगा। तो तब से एक आदत बनाई। आदत ये कि दिन में 1 घंटा सुबह बैठ के सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। क्यों? क्योंकि आप वैसे वकालत करते हैं, आपका लॉ फर्म है, तो सुबह एक बार आप दफ्तर पहुँच जाएँ या अदालत पहुँच जाएँ, फिर सारा दिन आपकी कंट्रोल के बाहर हो जाता है। लेकिन सुबह जो ऐसा समय होता है जब आप सुबह सुबह उठते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तब आप अपनी थॉट्स को एकत्रित कर जाते हैं। तो वो आदत लगभग 30 सालों से मैं रोज़ फॉलो कर रहा हूँ। 30 साल से? लगभग 30 साल से फॉलो हो रहा है। तो उसकी वजह से जब आप 1 घंटा रोज़ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ करते करते फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहली किताब लिखी, 10वीं लिखी, 50वीं लिखी, 100वीं लिखी, 150 लिखी, तो धीरे धीरे तब फिर आप गिनती नहीं करते, बिकॉज जितना आप ज़्यादा आगे जाते हो उतना आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि जब ये फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी टेक्निकल और लीगल रैमिफिकेशंस उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जितना आप चीज़ों में घुसते हैं और जितना आप गहराई तक जाते हैं, आपको लगता है कि यार आपको तो कुछ भी नहीं पता, और जितनी जल्दी आप और चीज़ें सीखो तो अच्छा है। तो इन किताबों की लिखने की एक प्रेरणा ये भी रही है कि जी आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करें। दूसरा, लोगों के साथ शेयर करें, नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करें। होता क्या है कि लोगों को लगता है कि नॉलेज है तो केवल कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आज आपके पास अगर ज्ञान है तो वो हथियार है जो सबके हाथों को एम्पावर कर सकता है, सशक्त कर सकता है। और अगर आप किताबें लिखते हैं तो किताबें ज्ञान की वृद्धि, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में एक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस ले आती है कि सबको एक समन्वय एक पर्टिकुलर लेवल पर ले आती है। तो इसलिए कभी गिनती नहीं की, बस लगातार लिखते गए और बस ऐसे ही, मतलब मुझे तो लगता है कि
स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक अभिनेता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रेरणा आ रही है कि लिखना है, सो लिख रहे हैं। जी सर। सर 200 किताबें, सेम यही चीज़ मेरे साथ भी थी कि जब पहले मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो जैसे ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का टैग लग गया था और नेशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह पब्लिश होना शुरू हो गया था। तो एक दो के बाद में, क्योंकि रिकॉर्ड बनाते तो बहुत ज़्यादा, सर जब भी हम कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं हमें सेकंड के 100वें हिस्से से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मतलब है ओलंपिक को जीतना। तो एक दो रिकॉर्ड बनाने के बाद एक बार तो मन किया कि चलो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का टैग लग गया है, अब रुक जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं, इसको और इन्जॉय करते हैं। फिर एक दो, जैसे आपने 200 किताबें लिखी, मैं 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया और भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे मैं भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। दूसरी चीज़ जो आपने बताई ना कि जो चीज़ जैसे साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, कोई बुक्स वगैरह वो माध्यम वगैरह नहीं था, सर सेम मेरे साथ भी यही चीज़ थी कि जब मैं वैदिक मैथ्स पे, मेमोरी टेक्निक्स पे काम कर रहा था तो मेरा इंटरेस्ट तो बन गया था इन चीज़ों में, लेकिन पढ़ूँ कहाँ से? ना तो बुक्स है, ना ही कोई सिखाने वाला है। तो मैं भी रिसर्च करता रहा और कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ पॉइंट मिला, कहीं से कुछ पॉइंट मिला और फाइनली मैंने भी एक ऐसी किताब लिखी मेमोरी पे ऊपर कि जो 14-15 साल में जो भी कुछ मैंने सीखा है वो एक किताब में आ जाए। हालांकि एक किताब में आया नहीं, उसके भी कुछ पार्ट्स आएंगे, लेकिन जितना मैं कर सकता था वो मैंने किया। सर मैं आपकी ना जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट कैसे बना साइबर लॉ में, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर क्राइम में? देखिए, मेरा टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था। मैं मैथ से, टेक्नोलॉजी से, साइंसेस से दूर भागता था जी। स्कूल में भी ह्यूमैनिटीज़ लिया, वो दूसरी बात है कि ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स किया, तो फिर वहाँ जाके मेरिट लिस्ट में आए, आपने स्कूल में टॉप किया। फिर सेंट स्टीफेंस में गए तो हिस्ट्री ऑनर्स लिया, क्योंकि हिस्ट्री में, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी। हिस्ट्री में टॉप किया 3 साल सेंट स्टीफेंस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर हमारे पिताजी लॉयर थे। अच्छा। तो मेरे को शुरू से ही प्रेरणा थी कि साहब मुझे भी कुछ लॉयर बनना चाहिए। तो शुरू से क्लैरिटी थी, तो फिर लॉ ज्वाइन किया, फैकल्टी ऑफ लॉ, कैंपस लॉ सेंटर। 3 साल वहाँ पढ़े, वहाँ भी टॉप किया, गोल्ड मेडल हासिल किया और 88 में उसके बाद मैं वकालत में आ गया। मेरे फादर ने शुरू से कहा था कि आपने जो भी करना है ना, अपने हाथों से करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हाथों से सब चीज़ करेंगे तो आप पूरी तरीके से माहिरत हासिल कर पाएंगे और आपको कोई और आदमी गुमराह नहीं कर पाएगा। तो मैंने वकालत शुरू करी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, 30 हज़ारी से, जो अच्छा। सबसे छोटी वाली कोर्ट है। जी जी। उद्देश्य बहुत यह था कि आपको पता होना चाहिए कि मुंशी ने कहाँ जाना है, तलमाना कहाँ फाइल होना है, आपको एलमत को कहाँ मिलना है, फाइल कैसे इंस्पेक्शन करनी है, वो तमाम सारी चीज़ें करी। कुछ देर बाद अर्ली 90s में मेरे पास कुछ क्लाइंट आए जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ थी। तो उनका काम करते करते मुझे सॉफ्टवेयर में रुझान आने लगा। मुझे लगा कि ये तो अच्छी फील्ड है और मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट इंडिया में कमर्शियली इंट्रोड्यूस हो गया जी। उसके चंद ही महीनों बाद मुझे भी इंटरनेट एक्सेस हो गया। पहले 2 महीने तो पता ही नहीं लगा क्या था, क्योंकि दिन थी रात थी कुछ नहीं पता था। क्यों? इस तरह का नेटवर्क, इस तरह का पैराडाइम कभी देखा ही नहीं था। हालांकि उस ज़माने में इंटरनेट एक्सेस स्पीड जितनी स्लो होती थी, हमारे 14.4 मोडेम हुआ करता था, बिल्कुल देखिए, डायल अप वाला ज़माना हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी उस पूरे पैराडाइम से इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि 2 महीने पता नहीं लगा कि ये क्या है क्या। लेकिन 2 महीने की मैडनेस के बाद जब थोड़ी बहुत होश आई, तब क्योंकि मैं वकील हूँ, मैंने देखना शुरू किया कि देखिए नेटवर्क है, आज बहुत छोटा है, कल बढ़ेगा, क्या इसको कुछ कानूनी मसले हो सकते हैं। तो मैंने देखा कि साइबर लॉ दुनिया भर में अभी इवॉल्व नहीं हुआ था। तो मैंने कहा इस एरिया में काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे काम करना शुरू किया। इंट्यूशन ही आई थी सर? सिर्फ एक इंट्यूशन थी। हालांकि आप ये समझें कि मेरे फादर मेरे इस ज़्यादा समय इंटरनेट पर देने से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, मायूस थे। वही पूछने वाला था। गुस्सा भी करते थे। वो कहते हैं तुम इतना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, ये टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। सही बात है। और इसलिए इसको ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी दीवानी दीवानी अगर आप प्रैक्टिस में शुरू करोगे, ज़्यादा फोकस करना, तो आप आगे बढ़ोगे। और उनको ये डर था कि अगर मैं इंटरनेट की दुनिया में चला गया तो शायद मैं वकालत छोड़ दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि साहब ऐसा है, मैं आपकी बात का पूरा मान रखता हूँ, मैं वकालत नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रैक्टिस पूरी करूंगा, लेकिन
मैं अपनी जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ दूंगा। मैं अपना जहाँ टाइम बचा सकता हूँ बचा के मैं नेट पे टाइम गुजारना चाहूँगा। नई फील्ड है, शायद उभरने वाली है, शायद उभर सकती है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मेरे पिताजी ने कहा आप जो करना करो, सो लॉन्ग सुबह 10 से 4 बजे तक अदालत में होना चाहिए। तो मैंने कहा वो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ। मैंने वचन दिया एंड सुबह और होता भी क्या, उस ज़माने में मॉर्निंग शो हुआ करता था, तो उस ज़माने में मैं मॉर्निंग शो प्रस्तुत करता था। तो घर से निकलते थे करीबन 4:30 बजे, 5 बजे दूरदर्शन के स्टूडियो पहुँचना और फिर प्रोग्राम की तैयारी करनी और फिर मॉर्निंग शो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रस्तुत किया करता था। ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट वे अदालत पहुंच जाते थे, 9:45 तक तो अदालत होते थे, 10 से 4 बजे तक अदालत किया। उसके तुरंत बाद फिर वापस घर आ गए और उसके बाद फिर आप नेट पे बैठ जाया करते थे, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स देखनी, ढूंढनी, टाइम वेस्ट नहीं करते थे बिल्कुल। वो जो इधर जाना उधर जाना, पार्टी पे जाना, लोगों से मिलना, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह बिल्कुल मैंने बंद कर दी और फोकस इंटरनेट पे शुरू कर दिया। हालांकि मेरे फादर लॉयर थे, उनका कहना था कि साहब ये इंटरनेट पैराडाइम है, एक ऐसा फैड है जो आएगा चला जाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल वकालत है वो शुरू से रहेगी। तो मैंने उनकी बात का मान रखा, लेकिन मैंने कहा कि साहब मैं नया कुछ ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैं उस दिशा में आगे बढ़ा। और उस ज़माने में क्योंकि कुछ नहीं था, तो इंटरनेशनली लोगों के साथ बात करनी शुरू करी, खुद रिसर्च करनी शुरू करी, धीरे धीरे चीज़ें लिखनी शुरू करी। फिर 1998 में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स स्थापित हुआ, यानी कि ICANN उसका शॉर्ट फॉर्म है। ये ग्लोबल बॉडी है जो इंटरनेट को मैनेज करती है। ठीक है। उसकी स्थापना से ही मैं इस बॉडी के साथ जुड़ गया। वहाँ पर उसकी पहले मेंबरशिप एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा रहा, फिर नॉमिनेटिंग कमेटी का हिस्सा रहा। तो नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। तब तक ऑलरेडी हो चुका था कि 1997 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पारित कर दिया था, और जितने सारे राष्ट्र थे संयुक्त राष्ट्र में, उनको इनकरेज किया जा रहा था कि साहब आप भी अपना साइबर लॉ बनाइए। तो उस दिशा में फिर भारतवर्ष में भी काम शुरू हो गया, तो मैं ज़्यादा भारतवर्ष में काम करने लग गया। अलग अलग 2 अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ थी, वो काम करने लग गई, दोनों के साथ लगे रहे। फिर फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ये IT बिल हुआ। फिर IT एक्ट को लिखने में, उसको बनाने में, उसके मनन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। सांसदों के साथ बहुत इनपुट्स दिए, और अल्टीमेटली फाइनली जब IT एक्ट पारित हो गया, तो फिर साइबर लॉ की इंडिया प्रैक्टिस भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। तो सिलसिला लगभग चलता रहा। वो साल था 2000 की बात। उसे कुछ ही महीने बाद ही मेरे पास कुछ क्लाइंट आने लग गए कि ये साइबर क्राइम की केसेस हैं कि आप करेंगे। तो मैंने कहा कि साइबर लॉ का लॉजिकल एक्सटेंशन है कि आप साइबर क्राइम भी जुड़ेंगे जी। तो साइबर क्राइम मैटर्स में मैं जुड़ गया। फिर भारत का पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन हुआ सन 2003 में CBI बनाम आरिफ अजीम में। उसमें मैं वकील था, कंप्लेनेंट का। सोनी कंपनी थी, तो उसमें सोनी कंपनी की एक बहुत ही अलग दास्तान थी। उस ज़माने में एक वेबसाइट उनकी होती थी, उसका नाम था sony-sambandh.com। अच्छा, वेबसाइट क्या थी? उस ज़माने में पूरी दुनिया भर के NRIs को टारगेट करी जाती थी जी जी कि आप दुनिया में जहाँ पर भी हो, आप इस वेबसाइट पे आओ, अपनी सोनी के प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो और पे कर दो, और उसके बाद सोनी कहती है कि आपकी वो प्रोडक्ट्स मैं आपके परिवार को या फ्रेंड्स को इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूँगी जी। और जब मैं डिलीवर करूँगी उनके साथ तस्वीरें खींचूंगी उनको डिलीवर करते हुए। ठीक है। और ये तस्वीरें आपको वापस भेज देंगे एज प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा था। तो किसी भारतवर्ष में नोएडा में किसी कॉल सेंटर में काम करने वाला एक आदमी था, आरिफ असीम, उसने किसी अमेरिकन गर्ल का मिसयूज़ कर दिया क्रेडिट कार्ड उस वेबसाइट पर, तो केवल $630 का नुकसान हुआ। लेकिन सोनी ने कहा कि साहब ये तो बहुत सीरियस मामला है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमने CBI को जोड़ा, वहाँ हमने कंप्लेंट करी, CBI ने FIR दर्ज करी और फिर बंदे को अरेस्ट किया, क्योंकि वो बंदा इतना उस ज़माने में भोला था कि उसने तस्वीरें भी खुद खिंचाई, अपने ही नाम पे एक 21 इंच का कॉर्डलेस टेलीविज़न और एक हेडफोन भी मंगा लिया, अपनी तस्वीरें भी खिंचा ली, तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान था। तो उसको एक ऑनलाइन कन्विक्शन हुई पहली, तो उसमें मैं वकील था कंप्लेनेंट का। फिर धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का महत्व आने लग गया, तो उसमें भी अडॉप्ट होने लग गए, वहाँ पर उसके कानूनी मसले पे फोकस करने लग गए। फिर सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल्स आ गए, उनके पहलू में जुड़ गए। फिर धीरे धीरे 2000
12-13 के बाद एआई में बहुत ज़्यादा प्रचलन शुरू हो गया था। तो 2015 में हमने एआई लॉ हब का गठन शुरू किया, जो एक मैंने एक संस्था स्थापित की ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए लीगली, उनके ऊपर शोध किया जाए। फिर ब्लॉकचेन आ गया, उस पर काम करना शुरू किया, आईओटी पे शुरू किया, क्वांटम आ गया, अब क्वांटम पे शुरू किया। तो मुझे लगा कि जो लोग सोचते थे कि साइबर लॉ छोटा सा डिसिप्लिन है, मुझे शुरू से एक इंट्रिंसिक फेथ था कि लोगों को भी लग रहा है छोटा डिसिप्लिन है, लेकिन ये बहुत विशाल डिसिप्लिन हो जाने वाला है। और क्योंकि लोगों को जो आइसबर्ग था उसका टिप नजर आ रहा था, मुझे आइसबर्ग का पूरा नीचे का हिस्सा भी नजर आ मतलब रहा था। आपने जब शुरुआत की थी आपको ये दिख रहा था सर कि ये वाइड होने वाली है चीज़ें? मुझे यकीन था कि ये चीज़ बहुत वाइड होने वाली है, और मुझे लगता था कि इसमें और चीज़ें बढ़ेंगी, आएंगी। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें आई, मैं तब भी परिकल्पना नहीं कर सकता था कि साहब इतनी बढ़ जाएंगी। अब कभी 1995 में आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोविड नाम की चीज़ कुछ आएगी, बिल्कुल जो सही बात। लोगों को पूरी तरीके से डिजिटल की ओर धकेल देगी। और आज तो ऐसा है कि आज अगर आप किसी की ज़िंदगी से इंटरनेट घंटे के लिए ऑफ करा दीजिए तो उनकी ज़िंदगी में तहस महस हो जाता है। बिल्कुल सच बात, तो सही बात। बेसिकली ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा विशाल हो गया, और आज तो इतना मदर डिसिप्लिन हो गया है कि मैं मानता हूँ कि आज इंडिया में अगर 3 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट कानूनों का जिक्र किया जाए तो उनमें भारत का साइबर लॉ आता है। क्यों? क्योंकि भारत का साइबर लॉ एक स्पेशल लॉ है। दूसरा, अगर भारतवर्ष में आप कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस एवं डेटा या इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तब आप इस कानून के दायरे में आ जाते हैं। तो जब संसद ने पारित किया था, सब लोगों की परसेप्शन थी तो छोटा कानून है, ई कॉमर्स को बढ़ावा देने का कानून है, बहुत टेक्निकल है, चलिए जल्दी से पारित करते हैं। तो संसद में बहस भी नहीं हुई जब इस कानून को पारित किया गया। और ये कानून आज इतना विशाल हो गया है कि भारतवर्ष में आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करें वो भारतीय साइबर लॉ के तहत आ जाता है। तो अगर मैं इंडिया के 3 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कानूनों का जिक्र करूं तो उनमें आईटी एक्ट एक आता है, साइबर लॉ, भारतीय संविधान दूसरा आता है, और भारतीय पीनल कोड, पहले भारतीय दंड संहिता थी, आज भारतीय न्याय संहिता है, वो आ जाती है। तो ये इस तरीके से चीज़ें विकसित हुई है। और मुझे तो अभी भी लगता है कि अभी तो अगर मैं साइबर लॉ की किताब 100 पेज की लिखना चाहूँ, और ये 100 पेज किताब 2050 में लिखी जा रही है, तो 2025 में हम साइबर लॉ की किताब के 100 पेजों में से केवल 7वें पेज तक पहुँचे हैं। अगले 25 सालों में और 93 पेज लिखे जाने वाले हैं। इस कदर ये जो डिसिप्लिन है और ज़्यादा बड़ा, विशाल होने वाला है, और सबकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने 3 टर्म यूज़ की, साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी जी, इन तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाइए सर। देखिए, लोग अक्सर साइबर को एक ही मानते हैं कि सब कुछ इंटरनेट मतलब साइबर। जी। लेकिन इंटरनेट बहुत विशाल है। इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज़ भूलता है। एक बार आपने इंटरनेट पे कुछ चीज़ लिख दी, प्रकाशित या ट्रांसमिट कर दी, तो वो लगभग सदैव की हो जाने वाली है। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि इंटरनेट आपको भूल जाएगा, आपकी जानकारी को भूल जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी पड़ी होगी, सिर्फ ढूंढने वाले व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर होगा कि भाई उसको ढूंढना है तो ढूंढ निकालेंगे। दूसरा, क्योंकि इंटरनेट सोता नहीं है तो 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। तो इंटरनेट जितना धीरे धीरे विशाल होने लगा, आवश्यकता महसूस हुई कि अलग अलग उसकी जो फील्ड्स हैं उसको विकसित किया जाए। तो पहला फील्ड जो विकसित हुआ वो था साइबर लॉ। यानी कि साइबर लॉ वो फील्ड जो इंटरनेट की, साइबर स्पेस की कानूनी बारीकियों को डील करता है। ठीक है। अगर कोई भी आपको लीगल, पॉलिसी या रेगुलेटरी मसलों की बात करते हैं साइबर स्पेस में, इंटरनेट में, इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में, तो वो साइबर लॉ के दायरे में आते हैं। ठीक है। साइबर क्राइम एक दूसरा प्रकरण है जहाँ पर गतिविधियाँ की जाती हैं इंटरनेट पर लोगों को ठगने के लिए, लोगों को टारगेट करने के लिए। अक्सर कोई ना कोई क्रिमिनल इंटेंशन होती है, कोई ना कोई क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके तत्पश्चात कुछ एक्शन होता है। ये तमाम सारी गतिविधियां साइबर क्राइम के दायरे में आती हैं। ठीक है।
साइबर सुरक्षा एक थर्ड डिफरेंट पैराडाइम है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं साइबर स्पेस में, यानी कि मेरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल, मेरा सर्वर जो है वो सेफ हो सके, उसमें आक्रमण ना हो, उसमें कोई रैंसमवेयर अटैक ना आ सके। तो उसको कैसे आप सिक्योर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स को, वो तमाम सारी बातें आ जाती हैं इस नए पैराडाइम में, जिसे हम बोलते हैं साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी। पहले हम साइबर सिक्योरिटी नहीं बोला करते थे, पहले ज़माने में हम बात करते थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। अच्छा। वो बहुत छोटा सा दायरा था जिसमें हम इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के बाद तक ही सीमित हो जाते थे। लेकिन साइबर सिक्योरिटी बहुत विशाल हो गया है। पूरे साइबर स्पेस के जितने भी सिक्योरिटी पहलू हैं वो साइबर सिक्योरिटी के दायरे में आते हैं। तो ये आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए तीनों चीज़ें। तो 2014 में मैंने कहा कि चलिए, दुनिया भर में मैंने देखा कि कोई इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस ही नहीं है जो इन पहलुओं को डील करते हैं। तो मार्च 2014 में मैंने कॉन्फ्रेंस शुरू करी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम। तो वो कॉन्फ्रेंस थी, अच्छी रही। फिर नवंबर में हमने दूसरी कॉन्फ्रेंस शुरू करी 2014 में, उसका नाम रखा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। बिकॉज मुझे लगने लगा कि साहब साइबर लॉ और साइबर क्राइम अधूरे हैं साइबर सिक्योरिटी के बगैर। तो वो कॉन्फ्रेंस हमने शुरू करी। जब मार्च में शुरू करी थी तो आधे दिन की कॉन्फ्रेंस थी। आज वो कॉन्फ्रेंस करते करते 12 साल हो गए हैं, और ये 12 सालों में ये कॉन्फ्रेंस आधे दिन से लेकर 3 दिन की फुल 3 डे कॉन्फ्रेंस हो गई है। इसमें हम कई सारे सेशंस करते हैं। प्लेनरी ट्रैक्स अलग होते हैं, साथ साथ पैरेलल ट्रैक्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम 40 से 45 सेशंस करते हैं 3 दिनों में, जिसमें हम ऑन एन एवरेज 250 से 300 स्पीकर्स बुलाते हैं दुनिया भर से, और हर कॉन्टिनेंट से स्पीकर्स को हम बुलाते हैं। और करीबन 1500 लोग जो थॉट लीडर्स हैं, जो साइबर में काम कर रहे हैं, वो आते हैं। क्योंकि 3 डेज का ये जो कॉन्फ्रेंस हो गया है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज़ इवॉल्व्ड एज द वर्ल्ड्स ओनली अथॉरिटेटिव कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। आज इस कॉन्फ्रेंस का इतना महत्व हो गया है कि फादर ऑफ द इंटरनेट सर विंडसर्फ, जिन्होंने इंटरनेट को इजाद किया था 1969 में, वो इस कॉन्फ्रेंस को पिछले 12 सालों में लगातार संबोधित करते आए हैं। एक साल भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, हर साल वो उसके संबोधन करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को भारतीय सरकार, भारतीय मंत्रालय बहुत विशिष्ट प्रकार से सपोर्ट करते हैं। हमें एकेडमिक सपोर्ट मिलती है, थॉट लीडरशिप मिलती है, और हमारी कोशिश होती है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इंडिया की थॉट लीडरशिप को आगे प्रोग्रेसिव करें, आगे प्रदर्शित कर सकें, प्रोजेक्ट कर सकें। ये कॉन्फ्रेंस का मैं कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर हूँ, और कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है cyberlaws.net, जो हमारी साइबर लॉ कंसल्टेंसी प्रैक्टिस है, और पवन दुग्गल एसोसिएट्स एडवोकेट्स, जो भारत की निश टेक्नोलॉजी लॉ फर्म है, जो टेक्नोलॉजी और लॉ के अंतर्गत काम करते हैं। तो इस 12 साल की जर्नी में इस कॉन्फ्रेंस ने मुझे हर साल ये ज़रूर सिखाया कि भाई पवन, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्यों? टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, इसलिए आंखों को खोलो, आगे बढ़ो, समझो आगे टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो रही है, और उसको पकड़ने का प्रयास करो। देखिए, हम पकड़ने में कामयाब तो होते नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट द मोमेंट आप कैचअप करने का या हम अपनी नॉलेज को अपडेट करने का प्रयास शुरू करते हैं, तो हम एक नई यात्रा में प्रारंभ कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से चेंज हो रही है सर, बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली कैचअप करने की ज़रूरत होती है। जब आप कैचअप कर रहे होते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है, अच्छा भाई, इसमें तो ये रैमिफिकेशंस भी हैं। तो हमने शुरू से जब कॉन्फ्रेंस बनाई तो सोचा कि लीगल कॉन्फ्रेंस नहीं रखेंगे, हम इसको मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस रखेंगे। तो हमने विभिन्न प्रकार के लोगों को ऑल दीज 12 साल इन्वाइट किया है, चाहे वो एकेडमिशियंस हों, लॉयर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, सिविल सोसाइटी हो, एकेडेमिया हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर सेक्टर की जो लोग जो साइबर में काम कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट साइबर के द्वारा लोग महसूस कर रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं। और हर साल उसकी थीम्स नई होती हैं। पिछले साल हमारी थीम थी नेविगेटिंग एआई। इस साल हमारी थीम, इस साल ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी 2025 को, और ये हो रही है 19 से 21 नवंबर। 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है। आप गूगल कर लीजिए, साइबर लॉ कॉन्फ्रेंस लिख लीजिए, आप साइबर कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आपको ये कॉन्फ्रेंस बेहतरीन तौर पर नज़र आती है। बट इसकी खास बात यह है कि हर साल जब हम नए नए लोगों को बुलाते हैं, जैसे 2025 में इसका थीम है
एक्सप्लोरिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो हम जब हर साल नए स्पीकर्स को बुलाते हैं, नए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने भर कर आती है। तो शुरुआत से मैंने समझा कि साहब हम जो कॉन्फ्रेंस को टॉक शॉप नहीं बनाएंगे। लोग क्या होता है, कॉन्फ्रेंस आते हैं, गप्पे मारते हैं, खाते पीते हैं, फिर चले जाते हैं, मस्ती कहानी होती, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा शुरू से कि हम इसको टॉक शॉप ना बना के हर कॉन्फ्रेंस में से हम आउटकम निकालेंगे। तो अलग अलग सेशंस में अलग अलग जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो उनको एकत्रित किया जाता है, एक आउटकम डॉक्यूमेंट बनता है। वो आउटकम डॉक्यूमेंट कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही कॉन्फ्रेंस को प्रस्तुत किया जाता है, कॉन्फ्रेंस उसे अप्रूव करती है, और फिर वो आउटकम डॉक्यूमेंट हम पूरी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी 195 कंट्रीज़ हैं, उन सारे कंट्रीज़ के हेड्स को, उनके आईसीटी मिनिस्टर्स को, जितने भी यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज़ हैं, उनकी बॉडीज़ हैं, और उनकी जितने भी ऑफिसेज हैं उनको, भारतीय सरकार को, भारतीय सारी मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट बॉडीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ एंड ऑल साइबर स्टेक होल्डर्स। क्योंकि देखिए ये डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, और उन आइडियाज़ को देखते हुए स्टेक होल्डर्स फिर अपनी डिसीजन लेते हैं कि साहब ये आइडिया को हम डेवलप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड साइबर लॉ एंड साइबर स्पेस जूरिस्प्रूडेंस को पुश करने की दिशा में एक अपना अभिन्न योगदान दे रही है। और एज कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर तो मेरे पास हमेशा दायित्व होता है कि साहब हर साल नई चीज़ ढूंढो, जो चीज़ नई है, जो टॉपिकल है, लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है। तो हर साल हम नए थीम्स ढूंढते हैं, नए नए सेशंस, और उनकी जो पोटेंशियल थ्रस्ट एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, नए स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और दुनिया भर के स्पीकर्स को बुलाते हैं। जो लोग आते हैं इंडिया इसी बहाने आके देखते हैं, इंडिया की कॉन्फ्रेंस को जब देखते हैं तब उन्हें लगता है कि साहब ये कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर 4 अलग अलग सेशन चल रहे हैं। प्लेनरी सेशन अलग चल रहा है, पैरेलल 1 अलग चल रहा है, पैरेलल 2 अलग चल रहा है, पैरेलल 3 अलग चल रहा है। तो भाई वो कहते हैं हम तो वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, हम तो सारे अटेंड करना चाहते हैं लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। फिर हम कहते हैं कि हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे, उसको रिकॉर्डिंग हम प्रस्तुत भी करते हैं, हम अवेलेबल भी कराते हैं। सो ऑल सेड एंड डन, हर प्रकार के इस जर्नी में मुझे लगता है कि हर साल मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ, नए लोगों से कुछ नए पहलुओं को जानता हूँ। अच्छा, टेक्निकल लोगों से टेक्निकल पहलू समझ के फिर दिमाग चलता है कि अच्छा ये तो टेक्निकल पहलू है, इसका लीगल रैमिफिकेशन क्या होगा। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जी। आजकल एआई की तो दौड़ इतनी तेज चल रही है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही। तो अब एआई को रेगुलेट हम कैसे करेंगे, और उसको किस प्रकार से, कौन सी न्यूआंसेस से आपने रेगुलेट करना है, इसके पहलू भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रहे हैं। एंड एवरी टाइम इज सम न्यू मैनिफेस्टेशन दैट कम्स अक्रॉस। व्हाट्सएप हम डेली यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ करते हैं। क्या ये जो ऐप्स हैं ये कम्प्लीटली सिक्योर हैं, या इनको यूज़ करते हुए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आज आप जो भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं जी, अगर आप वो सोच रहे हैं वो 100% सिक्योर है तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? दुनिया भर में कोई ऐसा ऐप नहीं बना है जो 100% सिक्योर है। वो दूसरी बात है कि आपका ऐप दूसरी ऐप की तुलना में ज़्यादा सिक्योर हो सकता है या कम सिक्योर हो सकता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग तो अंधाधुंध भेड़ चाल में विश्वास करते हैं। सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मैं भी डाउनलोड करूँगा। सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। भूल जाते हैं भाई, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपका परम कर्तव्य, प्राइमरी ड्यूटी अपने प्रति यह है कि एटलीस्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए। सर बहुत सारी होती हैं। अरे उतनी ज़्यादा होती हैं, लोगों को लगता है कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा। सही बात है। तो आप स्क्रॉल करके करो और एक्सेप्ट करो। हाँ, अब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है क्योंकि ना वहाँ पर फाइन प्रिंट होता है। फाइन प्रिंट में ये कंपनियाँ बताती हैं कि हम आपके डेटा का कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे और अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल ये कि हम में क्या खास बात है, हम क्यों इतने स्पेशल हैं कि हमें वर्ल्ड क्लास सेवाएं मुफ्त में दी जा सकें। ये जितनी सारी ऐप्स हैं वर्ल्ड क्लास हैं, हमको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मुफ्त में देती हैं। व्हाट्सएप इतनी बेहतरीन सर्विस हमें मुफ्त देती है। कुछ साल पहले कहते थे साहब पहला साल फ्री होगा, उसके बाद 50 रुपये चार्ज करेंगे। आज तक नहीं चार्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास सेवाएं इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट बन चुके हैं। कंपनियां आपके डेटा में इंटरेस्ट रखती हैं और आपके इस डेटा को एकत्रित करती हैं, कलेक्ट करती हैं,
मोनेटाइज करती हैं, उसका यूज़ करती हैं और उससे पैसे कमाती हैं। तो द मोमेंट आपको कोई व्यक्ति फ्री चीज़ दे रहा है तो पहले खतरे की घंटी आपके जहन में आ जाना चाहिए कि साहब ये मेरा डेटा इस्तेमाल करने वाला है। अच्छा, दूसरी ओर एक और थॉट प्रोसेस होती है। लोग कहते हैं कि साहब मैं तो नॉर्मल सा बंदा हूँ, ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरे डेटा को लेना है तो ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बार आपका डेटा चला गया तो वापस नहीं आने वाला। सही बात है। दूसरा, आपके डेटा के जाने के साथ साथ आपकी पर्सनल प्राइवेसी, आपकी डेटा प्राइवेसी दोनों ही इम्पैक्ट हो गई। तीसरी बात, आप जो अपनी छवि बनाना चाहते हैं आने वाले समय में डिजिटल इकोसिस्टम में, वो शायद आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपके डेटा का इस्तेमाल कर आपको एक पर्टिकुलर दिशा में प्रोजेक्ट करेगी। एंड अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ शुरू से बहुत क्लियर है कि इस दुनिया में फ्री लंच नाम की चीज़ नहीं होती। देयर इज नथिंग नोन एज अ फ्री लंच। कोई मुफ्त भोजन आपको आजीवन देने वाला नहीं है। तो जब कोई कुछ भी चीज़ मुफ्त दे रहा है तो हम प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, वो क्लैरिटी हम में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं ऐप्स की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 100% सिक्योर ऐप्स की तलाश भी बेबुनियाद है, क्योंकि 100% सिक्योर ऐप्स हैं ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें, अच्छी बात है। अगर उसमें भी आलस आ रहा है तो एटलीस्ट लोगों के कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ लीजिए जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, जो भुक्तभोगी हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर लोग शिकायत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं चिल्ला रहे हैं तो आपके रेड फ्लैग होना चाहिए, क्या मुझे इस ऐप को डाउनलोड करना है या नहीं करना। और अल्टीमेटली जब किसी ऐप को मैं डाउनलोड करता हूँ तो हर ऐप मुझसे एक परमिशन मांगता है। बिल्कुल मांगता है। अच्छा, परमिशन नॉर्मली एक होनी चाहिए, लेकिन आजकल लगभग सारे ऐप्स लगभग सारी परमिशन मांगते हैं। कॉन्टेक्ट्स की, हर तरह की अलाउ कीजिए। आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड में टॉर्च ऐप को डाउनलोड करिए। टॉर्च ऐप का उद्देश्य है आपको टॉर्च दिखाना। लेकिन जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो टॉर्च ऐप भी कहती है भैया मुझे जितने सारे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी परमिशन दो। क्यों? मैं उन्हें कॉपी करना चाहती हूँ, उस डेटा का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो अगर आप अपना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे तो चांसेस ये हैं कि आपकी जो मोबाइल के अंदर डेटा है वो लुप्त हो जाने वाला है, कहीं ना कहीं कॉपी हो जाने वाला है और उसका दुरुपयोग भी होने वाला है। मतलब आपको कम से कम ऐप इंस्टॉल करने चाहिए, डाउनलोड करने चाहिए, और जिनको भी आप डाउनलोड कर रहे हैं उसकी भी टर्म्स कंडीशन आपको कम से कम या रिव्यूज़ ज़रूर उनके चेक करने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकांश लोग ऐप्स को बदलते मौसम की बदलती हवा समझते हैं। ऐसी बात होती नहीं है। होता क्या, आज मुझे कुछ किसी ने बताया, मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, 1-2 दिन यूज़ किया फिर छोड़ दिया, कुछ और ऐप इस्तेमाल कर लिया। तो ऑन एन ऑर्डिनरी डे मेरे स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होंगे जो मैंने कभी डाउनलोड तो किए हैं लेकिन फिर इस्तेमाल में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यही वो ऐप्स हैं जो सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, जो आपको बिना बताए चुपचाप बैठे हुए आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका डेटा सर्वर्स पर भेज रहे हैं जो भारत के बाहर हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी है, उसको इम्पैक्ट करने लगे। क्या करना चाहिए सर? मुझे तो लगता है कि आपको कम से कम ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, वही ऐप्स डाउनलोड करें जिसके आप टर्म्स एंड कंडीशंस या प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ चुके हैं और आप संतुष्ट हो चुके हैं कि साहब इस ऐप के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तीसरी बात, आपने उस ऐप को अगर डाउनलोड करना भी है तो अपनी परमिशंस लिमिटेड देनी है। जो ऐप का मेन फंक्शन है, अगर परमिशन का ताल्लुक उसके साथ है तब तो परमिशन दीजिए, वरना परमिशन ना दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या मैं ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जो परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है वो हम क्यों दें। आज वो ज़माना आ गया कि हमें कंजूस होने की ज़रूरत है। कंजूस अपनी परमिशंस देने में। लोग क्या करते हैं कि अंधाधुंध होके धड़ल्ले से सारी परमिशंस दे देते हैं और अक्सर पाते हैं कि साहब मैं तो पूरी तरीके से नग्न हो गया हूँ, नेकेड हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सारी परमिशंस दे दी हैं, मेरा सारा डेटा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ऐप्स आपको वो डाउनलोड करनी चाहिए जो आपको रियली नेसेसरी है। दूसरी, ऐप्स में केवल इन्फॉर्मेशन या परमिशंस वो प्रदान की जानी चाहिए जो नीड टू नो बेसिस पर ही हो, जितनी ज़रूरत है उस ऐप को उसलिए दी जाए। और तीसरी बात, जिस ऐप का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं कृपया न केवल डिलीट करें बट कि अनइंस्टॉल करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ़ोन के आप स्क्रीन से डिलीट कर देते हैं या अप डाउन करके और अप डाउन कर देते हैं, उनको लगता है अभी चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो फ़ोन के अंदर अभी भी है, वो क्वाइटली लगातार चीज़ों को देख रहा है
मौके का इंतज़ार कर रहा है, डेटा को एकत्रित कर रहा है। अगर आप अनइंस्टॉल करेंगे तब आपका ऐप जो है पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा। और कोशिश करें कि अगर जब आप ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं तो अपने फ़ोन पर कुछ सेंसिटिव जानकारी मत रखें। बहुत सारे लोग आज भुलक्कड़ हो गए, चीज़ें भूलने लग गए हैं, तो वो अपने तमाम सारी चीज़ें फ़ोन पर रखते हैं। आजकल तो ऐसे एप्लीकेशन भी आ रहे हैं सर, जिनमें सारी की सारी चीज़ें, चाहे ओटीपी है, चाहे यूज़र आईडी पासवर्ड है, वो सब कुछ सिक्योर रखने के लिए मतलब उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। पूरी तरीके से डाउनलोड होता है। और आजकल तो सो कॉल्ड पासवर्ड मैनेजर्स भी आ गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पासवर्ड मैनेजर में भी तो सारे आपके पासवर्ड हैं। अगर मैंने आपके पासवर्ड मैनेजर को हैक कर दिया तो आप तो के सारे पासवर्ड्स तो मुझे पता लग गए, और मैं उसका इस्तेमाल कर आपके अकाउंट्स में घुसूंगा, उनका दुरुपयोग करूंगा और आपको जिम्मेवार ठहराऊंगा। मैं भी रखता था सर, मैं भी रखता था। हाँ, मुझे लगता है नहीं, वो वाली बात अब ख़त्म हो गई है। बेटर ये है कि हम जो पासवर्ड्स खुद जान कर के हम याद रख सकें उनका इस्तेमाल करें। अब जब आप वैदिक मैथ्स की बात बोलते हैं, मेंटल टेक्निक्स की बात करते जी। हैं, वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हम अगर मेंटली में कंठस्थ हो पाएंगे, चीज़ों को रख पाएंगे, तब हम इन डिवाइसेस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आज बहुत घबराहट होती है जब मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अपना बैंकिंग डिटेल्स फ़ोन पे रखता हूँ, आधार की कॉपी फ़ोन पे रखता हूँ, मेरा फ़ोन गायब हो जाए या चोरी हो गया तो और तमाम सारा मेरा डेटा तुरंत चला जाएगा। तो लोगों को लगता है कि साहब फ़ोन मेरी जेब में है, तो उससे ज़्यादा सिक्योर कुछ चीज़ नहीं है। इससे बड़ी भ्रांति, इससे बड़ा मिसकंसेप्शन या मिथ कोई नहीं है। आज फ़ोन एक बहुत ही अनसिक्योर डिवाइस है, उसको कोई भी व्यक्ति हैक कर सकता है। तो इसलिए कम से कम जानकारी, सेंसिटिव पर्सनल डेटा को फ़ोन पर रखना है, कम से कम ऐप्स को डाउनलोड करना है, उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड करना है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ चुके हैं, और कोशिश करना है कि जब जब आपको जिस ऐप की आवश्यकता नहीं है उसे आप अनइंस्टॉल करिए। और हमेशा याद रखिए कि आपका फ़ोन जो है एक सोता हुआ टाइम बॉम्ब है। वो लगातार 24 घंटे वो जो ऐप्स के द्वारा आप पर निगरानी रखे हुए आपको सर्वेल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। आप तो सोचते हैं मेरा फ़ोन मेरा साथी है, मेरी संगनी है, क्योंकि मेरी जेब में है। लेकिन अगर आपकी संगनी, आपका साथी ही 24 घंटे आपको सर्वेल करने वाला है, तो किस प्रकार का साथी हुआ? आजकल काफ़ी लोगों की सुबह फ़ोन से होती है, रात फ़ोन से होती है। आजकल तो बात ही दूसरी हो गई ना। जब हम छोटे होते थे तो हम पहले उठा करते थे, पहले भगवान का नाम लिया करते थे। आज जब पहली नींद खुलती है तो पहला तलाश भगवान को नहीं, पहली तलाश फ़ोन को फ़ोन की। कि भाई रात भर में कोई मैसेज तो नहीं आए। सो मच सो कि लोग जब रात को बाथरूम जाने के लिए उठते हैं तब भी फ़ोन देखते हैं कि भैया अच्छा कुछ आ तो नहीं क्या। बाथरूम में फ़ोन लेके जाते हैं सर। बाथरूम में फ़ोन लेके जाते हैं, घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं, भूल जाते हैं कि बॉस फ़ोन के अंदर आपका दिमाग तो चल रहा है, लेकिन आपकी जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी फंक्शंस है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। सो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेट हो गए हैं, हमें नशा चढ़ चुका है मोबाइल्स का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है कि हम इंटरनेट से कुछ दूरी बनाए रखें। तभी मैं लोगों को कहता हूँ कि साहब आज वो दौर आ गया है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन उपवास रखना चाहिए। वो उपवास खाने पीने का नहीं है, वो उपवास इंटरनेट का उपवास है। सही आप बात। इंटरनेट फास्ट रखिए, यानी कि हफ्ते में 2 दिन इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने फ़ोनों को अलग रख दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिनों बाद आसमान गिर जाएगा या दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया फिर भी चलेगी। लेकिन जब 2 दिन आप इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ेंगे तब आपको बहुत सारा क्वालिटी टाइम मिलेगा, आपको खुद अपना पर्सनल टाइम मिलेगा, आपको जीवन के जो सही मायने हैं उसके बारे में ज़्यादा रियलाइजेशन होगी। अभी तो क्या है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे से कुछ मिस ना हो जाए, अच्छा ये भी मैंने पढ़ना है, इस पर भी क्लिक करना है, इतने ज़्यादा फ्रेंड्स लेने हैं, इतने फॉलोअर्स लेने हैं। एक होड़ में भाई किसके लिए और होड़ क्यों? अल्टीमेटली समझ लीजिए यहाँ पर जितना लिखा उतना मिलना है, ना ज़्यादा ना कम। तो होड़ की कोई आवश्यकता नहीं, अपना फोकस काम करिए। लेकिन अगर सारा टाइम आप इंस्टाग्राम की रील्स ही देखेंगे या सारा टाइम आप सोशल मीडिया की ब्राउजिंग में लगा देंगे तो आप अपना कोर काम करेंगे कब? कहीं ना कहीं फोकस लाने की ज़रूरत है। अधिकांश लोग अपने फोकस को शायद इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे जितना उन्हें देना चाहिए। तो इंटरनेट को एक केवल टूल समझिए, इंटरनेट जीवन ना समझिए, क्योंकि इंटरनेट जीवन नहीं है। जीवन इंटरनेट से बहुत विशाल है, जीवन के बहुत सारे मायने हैं और इंटरनेट उनके सामने बहुत बौना बन जाता है। हाँ, इंटरनेट एक अच्छा टूल है, एक दोधारी तलवार है,
इसलिए जब हम इस दोधारी तलवार का इस्तेमाल करते हैं, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि इसका मुझे पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करना है और उसके नेगेटिव इस्तेमाल से मुझे बचना कैसे है। तो आज वो फोकस हो गया है कि हमें अपने आप को सशक्त एम्पावर करना पड़ेगा। होता क्या है, हम लोगों को लगता है कि चलिए ये इंटरनेट है, मेरा फ़ोन है, चलिए डूबना शुरू करते हैं और तैरना शुरू करते हैं। हमको कोई तैराने के लिए कोई टेक्निक्स तो हमें सिखाता नहीं है। सही बात है। साइबर हाइजीन तो हमें कोई सिखाई नहीं जाती। मैं कई सालों से सरकार को बोल रहा हूँ कि साहब अब वो टाइम आ गया है कि अब आप साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा पहली कक्षा से स्कूलों में शुरू करिए। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को बहुत छोटी उम्रों में डिवाइसेस देनी शुरू कर दी है भारतवर्ष में, और ये बच्चे जो हैं वो लगातार साइबर की डिवाइसेस देख रहे हैं, एआई देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें उसके लिए वो अनभिज्ञ हैं। उन्हें पूरे रेमिफिकेशंस ही नहीं पता। तो अगर आप साइबर लॉ की एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी की एजुकेशन और एआई की एजुकेशन पहली कक्षा से सारे स्कूलों में मैंडेटरी कर देंगे तो आप उन्हें एक्चुअली एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो यूज़ तो कर ही रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें चीज़ों की पहलुओं को बताएंगे, लीगैलिटीज़ को बताएंगे, तो काफ़ी हद तक वो ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस होंगे और अल्टीमेटली ज़्यादा सशक्त और सिक्योर डिजिटल सिटीजन्स बनेंगे। जी, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सर? देखिए, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन मेरे पास भी एक समस्या है कि मेरे को 5000 व्हाट्सएप मैसेजेस रोज़ आते हैं। हाँ। तो बाय द टाइम आप सोचते हैं कि आप करेंगे, चीज़ें इतनी दब जाती हैं कि पूरी तरीके से आप, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है सर, तो व्हाट्सएप को भी जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उसमें भी अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डाल ही रहे हैं हम, है ना? तो क्या व्हाट्सएप सिक्योर है सर? जिस तरीके से हम अपनी इमेजेस, हम वीडियोज़ वगैरह पर्सनल चीज़ें शेयर करते रहते हैं। देखिए, व्हाट्सएप सिक्योर है। अगर आप कह रहे हैं 100% सिक्योर है, तो मैं कहूँगा व्हाट्सएप 100% सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता। लोगों को अक्सर लगता है कि व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो इसलिए पूरी तरह से सिक्योर हो गया। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि साहब वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन तब शुरू होती है जब आपको मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजता हूँ, तब रास्ते में कोई और बंदा उसे देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जब आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तब आप उसे डिक्रिप्ट करते हैं। उसके बाद वो व्हाट्सएप मैसेज अनसिक्योर हो गया। क्यों? क्योंकि वो इनक्रिप्शन खत्म हो गई। तो इनक्रिप्शन तो केवल रास्ते पर तक ही है, जब मैंने आपको भेजा और आपने रिसीव किया। तो अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं तो वन इनक्रिप्टेड है, वन सिक्योर है। व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है। आजकल व्हाट्सएप को हैक करना बच्चों का खेल है, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो अपनी सेंसिटिव डेटा किसी भी एप्लीकेशन के साथ शेयर ना करें, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी पूरी सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, और व्हाट्सएप के हैक होने के बहुत सारे केसेस भी दर्ज हो रखे हैं। तो बट परसेप्शन है ना कि क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो 100% सिक्योर होंगे। 100% सिक्योरिटी कुछ नहीं है। उसके मुकाबले मैं समझता हूँ कि सिग्नल जैसे प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं, जो फुली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड माने जाते हैं। सर, आपने बताया कि जो हमारा फ़ोन है वो सबसे अनसेफ है, उसको मतलब ईजिली हैक किया जा सकता है। तो अगर कोई हैक करेगा तो करेगा कैसे सर? फ़ोन को हैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कि आपने फ़ोन इधर दाएं में रख दिया, बाहर चले गए, किसी बंदे ने एक्सेस कर लिया, वो हैकिंग हो गई। दूसरा, फ़ोन की एक्चुअल वाईफाई के थ्रू आपने हैक किया। तीसरा, फ़ोन के अंदर ईमेल आईडीज़ एक्सेस्ड हैं, ईमेल आईडी को हैक किया और उसके थ्रू फ़ोन के अंदर घुसे। तो तरीके आजकल नए नए हो गए हैं, और आजकल बहुत से फ्री टूल्स उपलब्ध हो गए हैं। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, वो तो आपको नए तरीके बताता है कि आप मोबाइल्स को किस तरीके से हैक करेंगे इन एन एफिशिएंट मैनर, ताकि अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़ के जाएं। क्योंकि आजकल जो ग्रे जोन एआई आ गया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आजकल जैसे लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। जी। साइबर क्रिमिनल्स दो नए प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है फ्रॉड जीपीटी, जो उनको मदद करता है नए प्रकार के फ्रॉड्स को जनरेट करने में, और दूसरा है गोस्ट जीपीटी, जो साइबर क्रिमिनल्स को मदद करता है नए प्रकार के मैलिशियस प्रोग्राम्स को बनाने में, उत्पन्न करने में और टारगेट करने में। तो आज जब साइबर क्रिमिनल्स ही एआई का इस्तेमाल करने लग गए हैं तो आप सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हमें समझना है कि कोविड-19 के बाद गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो चुकी है, और ये जो स्वर्णिम युग है साइबर क्राइम का,
कई आने वाले दशकों तक चलने वाला है। तो अगर हम सोचें कि हमें कल या परसों या अगले साल साइबर क्राइम से निजात मिलने वाली है, तो हम गलत सोचते हैं। 2023 में दुनिया ने $6 ट्रिलियन गंवाए साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के प्रति। $6 ट्रिलियन। $6 ट्रिलियन। लेकिन वो आंकड़ा वहाँ खत्म नहीं हुआ। 2024 में दुनिया ने $8 ट्रिलियन गंवाए साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से। लेकिन वहाँ पर भी आंकड़ा नहीं खत्म हो रहा। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के अंत तक दुनिया में लोग $10.5 ट्रिलियन गंवा देंगे साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के प्रति। तो ये तो प्रोसेस है, लगातार चल रहा है। और इस प्रोसेस की ट्रिगरिंग ऑफ जो है वो कोविड-19 के तौर पर हुई है। कोविड-19 में लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। लेकिन कोविड-19 सदैव के लिए दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में छोड़ गया। एक था डर और दूसरा है पैनिक। हम आज जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिक कर जाते हैं। और कोविड-19 के बाद ही एक दुनिया ने एक नए युग में कदम रख लिया है। उस युग को मैं बोलता हूँ न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। मेरी किताब है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें मैंने कहा है कि साहब इस आने वाले कई दशकों में हम देखेंगे कि न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सशक्त होने वाला है। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आजीवन हमारी ज़िंदगी में रहेंगे। नंबर 1, स्टेट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, राष्ट्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ओके। दूसरा, साइबर क्राइम हम लोगों के लिए डेली कंपेनियन बन जाएगा। डेली कंपेनियन, रोज़मर्रा का कंपेनियन होगा। और तीसरा कि साइबर सुरक्षा जो ब्रीचेस होंगी, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, वो न्यू नॉर्मल हो जाएंगे। तो लोग बिल्कुल हैरान ही नहीं होंगे कि साहब आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं या आपकी साइबर सुरक्षा में सेंध लगी है। तो जब इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो गया है और उसके ऊपर अब AI आ गया है, जब से चैट GPT आया है और जनरेटिव AI आ गया है, तो अब तो कहते हैं ना कि भाई आपने जो दौड़ती हुई ट्रेन थी उसके पीछे आपने एटम बॉम्ब की एनर्जी लगा दी है। तो वो बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है। सो मच सो कि हो सकता है ट्रेन पटरी से नीचे भी गिर जाए, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। इसलिए कहीं ना कहीं AI की जो पावर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अब AI का दुरुपयोग सामने आ रहा है। साइबर क्रिमिनल्स डट के AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड लो एंड बिहोल्ड, अगर हमने इफेक्टिव AI लॉज नहीं लेकर आए तो आने वाले समय में AI क्राइम्स बहुत बड़े पैमाने पर आ जाने वाले हैं। AI क्राइम्स वो क्राइम्स होंगे या वो क्राइम्स हैं जो AI के माध्यम से किए जाते हैं या जो AI को टारगेट किए जाते हैं, चाहे वो डीप फेक हो जाएंगे, चाहे वो नए प्रकार के वॉइस क्लोनिंग हो जाएंगे। एक आपने जैसे वर्ड यूज किया सर, डीप फेक का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। ये कैसे रोका जा सकता है इसको? डीप फेक वो प्रकरण है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन तरीके से बनाता है जो झूठा होता है, लेकिन जो दर्शकों को देखने के बाद जिन्हें दर्शक विश्वास करने लग जाते हैं कि झूठा रिकॉर्ड नहीं है, सच्चा रिकॉर्ड है। तो डीप फेक में अक्सर, अब देखिए आप और मैं बात कर रहे हैं जी, किसी ने हमारा ये वीडियो लिया और डीप फेक के माध्यम से सिर्फ हमारी आवाज़ बदल दी, मैं बोल रहा हूँ वो बदल दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। तो लोग जब पढ़ेंगे देखेंगे तो कहेंगे साहब ये तो पवन दुग्गल बोल रहे हैं। और अगर कुछ अनाप शनाप बोला जा रहा है तो कहेंगे क्या बोल रहे हैं साहब। लेकिन अगर आपने किसी की छवि को नेगेटिवली इम्पैक्ट करना है तब डीप फेक का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि अब डीप फेक का इस्तेमाल इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान इलेक्शंस में डीप फेक का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ गया। सो मच सो कि जब भारत का इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस हुए 2024 में, उसमें भी डीप फेक का बहुत इस्तेमाल हुआ। दिल्ली में जब इलेक्शंस हुए 2025 में, उसमें डीप फेक का बहुत इस्तेमाल हुआ। डीप फेक के माध्यम से आप पॉलिटिशियंस की अलग अलग वीडियोस बनाते हैं ताकि जो वोटर्स के माइंड को इम्पैक्ट कर सकें। और अब वो टाइम आ गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप रश्मिका मंदाना हो, आप आलिया भट्ट हो या आप कटरीना कैफ हो तभी आपका डीप फेक बनेगा। आज हर व्यक्ति का डीप फेक बन सकता है, चाहे आपका, चाहे मेरा, चाहे किसी और का, क्योंकि डीप फेक को बनाने वाले फ्री टूल्स आजकल उपलब्ध हैं। तो इसको रोका कैसे जा सकता है सर? देखिए, उसको रोका अभी तो नहीं जा सकता, लेकिन उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो डीप फेक जेनरेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जिम्मेवारी को आपको परिभाषित करना होगा, उन्हें जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। दूसरा, जो डीप फेक बना रहा है उसकी जिम्मेवारी भी तो होनी पड़ेगी। भाई आपको पता है कि आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने लगे हैं जो झूठा है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए बना रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी तो कर रहे हैं।
तो इसलिए जो बना रहे हैं उनकी लीगल लाइबिलिटी को भी आपको डिफाइन करना होगा, जो कंपनियां इस तरह के टूल्स दे रही हैं उनकी लीगल लाइबिलिटी भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जी। तो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। समझ सो कि कुछ देर पहले मैंने केस किया है जहाँ पर ये फादर हैं और अपनी बिटिया को रोज़ अपने घर के बाहर गेट पर छोड़ते हैं, और बिटिया स्कूल की वैन में जाती है, 7 साल की बच्ची है, और एक दिन उनको छोड़ के वो तैयार होने लग जाते हैं तो उन्हें कॉल आ जाता है कि साहब आपकी बेटी तो हम लोगों ने किडनैप कर ली है, तो अच्छा। आप मुझे 15 मिनट में 15 लाख रुपए दीजिए। अब वो कहते हैं कि साहब मैं आपको मानता ही नहीं, मेरी डॉटर से बात कराइए। डॉटर से बात कराते हैं, डॉटर चिल्ला रही है, बिलक रही है, कहती है पापा ये मुझे मार देंगे, आके मुझे बचाओ। जब वो कन्विंस हो जाते हैं कि भैया मेरे बच्ची जो है डेंजर में है, वो नेगोशिएट करते हैं कि साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 15 लाख नहीं दे सकता। लेकिन साइबर क्रिमिनल बिल्कुल टस से मस नहीं होते। जब 13 मिनट हो जाते हैं और उसे पता लगता है कि भाई 15 मिनट आया खड़ा, तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने बता रखा है कि अगर आपने 15 मिनट में मुझे 15 लाख रुपए नहीं दिए तो 16वें मिनट में हम आपकी बच्ची को मार देंगे। तो 13वें मिनट पर फादर डिसाइड करते हैं कि साहब छोड़ो, पैसे दो, 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बच्ची से दोबारा बात होती है, बच्ची अब थोड़ी शांत है, लोकेशन सेटिसाइड होती है कि चलो यहाँ पर आके बच्ची को ले जाइए। हस्बैंड वाइफ गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइव करते हैं। रास्ते में फादर के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, हो सकता है औरों के साथ भी हो सके। तो इसलिए वो स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, इंश्योर करिए और लोगों के साथ ऐसा ना हो। प्रिंसिपल कहता है साहब आप क्या बातें बोल रहे हैं, आपकी बच्ची शुरू से ही, सुबह से ही हमारे स्कूल में है और कहीं नहीं गई है। तो वहाँ फादर को लगता है कि साहब मैं तो डीप फेक की क्राइम का शिकार हो गया हूँ। तो आजकल इस तरह के केसेस आ रहे हैं। अब वो दौर आ गया है जहाँ पे हम हर जानकारी को विश्वास ना करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो भी जानकारी सुन लीजिए, कितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग क्यों ना हो, उसको 2 मिनट के तौर पर विश्वास ना करिए। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करिए, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करिए, जिस कंसर्न जानकारी का जो सब्जेक्ट है उसे कॉल करिए, इंडिपेंडेंटली पुष्टि करिए। तब अभी कल की बात है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील साहब हैं, वकील साहब का व्हाट्सएप हैक हो जाता है, और व्हाट्सएप हैक होने के बाद जो साइबर क्रिमिनल हैं वो वकील साहब के जितने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं सबको भेज देते हैं कि साहब मैं अभी आया हूँ और मेरे पर्स गुम हो गया है, मैं यहाँ पर नए शहर में आ गया हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इस अकाउंट में पैसे दो। वकील साहब आते हैं, शिकायत करते हैं, व्हाट्सएप को भी एफआईआर दर्ज भी होती है, लेकिन तब तक उनके 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो ऑलरेडी 10-10 हज़ार रुपये दे चुके हैं, और वो 10-10 हज़ार वकील साहब की जेब में नहीं गए हैं बल्कि साइबर क्रिमिनल की जेब में गए हैं। आजकल इस तरह के बहुत सारे केसेस मैं डील कर रहा हूँ जहाँ पर लोग अक्सर व्हाट्सएप हैकिंग के शिकार हो रहे हैं, डीप फेक के शिकार हो रहे हैं, और लोगों को पता नहीं लग रहा। एक्चुअली यार लोगों की गलती नहीं है, सही बात है, लोग भोले हैं। लोगों को लगता है कि साहब मेरे साथ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, जो होता है बड़े लोगों के साथ होता है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे साथ क्यों होगा। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स बड़े लोगों को नहीं, सामान्य लोगों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल साइबर क्रिमिनल्स ने अलग अलग छोटे छोटे गैंग्स बनाने शुरू कर दिए हैं। कोविड-19 के बाद पता क्या हुआ है, अब एक नया फिनोमेनन आ गया है, उसे मैं बोलता हूँ कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। यानी कि साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। छोटे छोटे इलाकों में कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर आज लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। 4-4, 5-5, 10-10 लोग मिलकर साइबर क्राइम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम में पैसा बन रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय कानून पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो जो भारत का है वो 1% से नीचे का है। यानी कि अगर 100 मुकदमे दर्ज होते हैं और इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनमें से लेस देन 1 केस में सज़ा होती है। तो लोगों को लगता है कि भैया मैं तो भारतीय जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अपनाऊंगा और मैं जुगाड़ करके बाहर निकल जाऊंगा। और होता भी क्या है, अधिकांश साइबर क्राइम्स भारतीय साइबर लॉ में बेलेबल है, यानी कि आपको अधिकार के तौर पर बेल मिलती है। आप बेल पर बाहर आते हैं, अपने बरखिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर निश्चिंत होकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया है तो आपको सज़ा नहीं हो सकती। तो इसलिए यही कारणवश है कि बहुत ज़बरदस्त आजकल आवश्यकता हो गई है कि आप इफेक्ट लॉ को ज़्यादा सशक्त करिए, स्ट्रेंथन करिए। और ये जो फीलिंग आ गई है साइबर क्रिमिनल्स में
कि भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। आपने हमारा जो करना कर लो। आजकल तो लोग इतने बदतमीज़ हो गए, आपको कॉल आएगा कि साहब आज रात को 9 बजे आपकी बिजली बंद हो रही है, आप इस लिंक पर क्लिक करिए। आप कहते हैं कि साहब फ्रॉड है, तो आपको गाली गलौज करते हैं, आप दोबारा गाली गलौज करते हैं, वो तिबारा गाली गलौज करते हैं। तो और वो कहते हैं कि हमारा जो खाड़ना खाड़ लो, हमारा कुछ नहीं आप उखाड़ सकते। तो यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं हेल्पलेस महसूस करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि कानून को सशक्त होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत है कि हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको ज़्यादा सक्षम बना सकें, केपेबल बना सकें, सही टूल्स दे सकें, ताकि वो इस तरह के जो सुपर कॉन्फिडेंट साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ें, उनको जेलों में डालें, उनको सज़ाओं का मज़ा चखाएं। जी सर, डार्क वेब को लेकर अभी क्या चल रहा है और पुलिस के सामने क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं? देखिए, डार्क वेब को तो लेकर बहुत कुछ चल रहा है। इनफैक्ट डार्क वेब धीरे धीरे अपनी पहचान, अपनी रीच कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहा है। अभी तक भी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि डार्क वेब कितना बड़ा है। लोग अक्सर समझते हैं कि साहब ये तो सुपरफिशियल नेट है, उसका छोटा पोर्शन होगा, लेकिन ये गलत सोचते हैं। अगर सुपरफिशियल नेट आप इस इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपके गूगल्स हैं, आपके व्हाट्सएप्स हैं, फेसबुक्स हैं, तो वो एक बहुत छोटा हिस्सा है इंटरनेट का। इंटरनेट का एक बहुत विशाल हिस्सा है जिसे हम डार्कनेट बोलते हैं। एक सर्वे कुछ देर पहले आया था जो कहता है कि डार्कनेट इज 500 टाइम्स द साइज ऑफ द सुपरफिशियल नेट। और मैं मानता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं हैं। एक्चुअल साइज इससे ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साइबर क्राइम एज अ सर्विस आजकल एक इकोनॉमिक मॉडल बन चुका है। वहाँ पर सब लोग गुमनाम हैं। जब आप डार्कनेट पर जाते हैं तो नॉर्मल ब्राउज़र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एक पर्टिकुलर ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है जी। द अनियन राउटर ब्राउज़र और टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र थोड़ा समय लेता है आपको डार्कनेट तक पहुँचाने में, लेकिन उस समय में क्या कर रहा होता है, वो आपकी छवि को अलग अलग पर्दों के पीछे छुपाने का प्रयास कर रहा होता है। मैं पवन दुग्गल हूँ, मैं टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर डार्कनेट पर जाता हूँ। जब मैं डार्कनेट पर पहुँचता हूँ तो मैं गुमनाम हूँ, अनोनिमस हूँ, कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं जानता। सिमिलरली मैं किसी और की आइडेंटिटी नहीं जानता। तो इस गुमनाम अनोनिमस वर्ल्ड में ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर साइबर क्राइम जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट इकोनॉमिक मॉडल है वो काम करता है। और जितनी दुनिया भर के गलत अनाप शनाप आप क्राइम समझ सकते हैं, ड्रग रिलेटेड, असैसिनेशन रिलेटेड, साइबर क्राइम रिलेटेड, वो तमाम सारी चीज़ें आज आप डार्कनेट पर कर सकते हैं। और अब तो डार्कनेट पर नई प्रकार की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सर्विसेज आ गई हैं। हम लोग तो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में देख रहे हैं जी। मुझे रात को 12:30 बजे पिज़्ज़ा चाहिए तो 10 मिनट में पिज़्ज़ा आ जाएगा। मुझे रात को 4 बजे कुछ ऑर्डर करना है, मैं ऑर्डर करूँगा, आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइबर क्राइम ने कहा कि साहब हम आपको अब साइबर क्राइम भी सर्विस के तौर पर देते हैं। यानी कि आपने ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर करिए, हम साइबर क्राइम आपको डिलीवर कराएंगे। कैसे अच्छा। करेंगे? पहले साइबर क्रिमिनल्स खुद अपने हाथों से साइबर क्राइम करते थे। अब वो क्या टाइम आ गया कि साहब ऐसा है, अब हम भी थोड़े लेजी हो गए, तो हम अपने हाथों से साइबर क्राइम नहीं करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका साइबर क्राइम AI से कराएंगे। तो आजकल साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय मॉडल बन गया है। मुझे लगता है कि अभी भी डार्कनेट पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है। उसके पहलू अभी तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी समझ नहीं पाई हैं। मेरी किताब है डार्कनेट लॉ, जिसमें मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि साहब देखिए किस प्रकार से आपको डार्कनेट के अलग अलग पहलुओं को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। सर, जामताड़ा और मेवात को साइबर ठगों का गढ़ माना जाता है। ये इलाका इनको इतना फेवरेट क्यों लगता है? मतलब इसी इलाके को क्यों चुनते हैं वो? देखिए, इलाका इसलिए फेवरेट हो जाता है कि जिस इलाके में सारा समुदाय, सारी कम्युनिटी एक साथ मिलकर कहती है कि साहब हम एक आवाज़ में बुलंद साइबर क्राइम को आगे बढ़ाएंगे, तो वो इलाका साइबर क्राइम का कैपिटल हो जाता है। पहले जामताड़ा एकमात्र होता था, वहाँ पर सारे लोगों ने इकट्ठा मिलकर एक संकल्प लिया कि चलो हम सब मिलकर साइबर क्राइम करेंगे। तो जब पूरी विलेज का पूरा एरिया के सारे लोग साइबर क्राइम में जुट गए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर साइबर क्राइम का गढ़ बन गया। वो साइबर क्राइम कैपिटल था। कई साल तक जामताड़ा कैपिटल रहा। जामताड़ा के नाम एक सीरियल भी आया है OTT, उसका नाम है जामताड़ा जी। और उस OTT सीरियल की एक बाईलाइन है। वो बाईलाइन बहुत खूबसूरत है। वो बाईलाइन कहती है सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है
कि हम में से सबका नंबर आएगा, हम साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि दो किस्म के लोग हैं, एक जिन्हें मालूम है कि साइबर क्राइम के आप शिकार बन चुके हैं, और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि आप साइबर क्राइम के शिकार बन चुके हैं। आज आप इतने सारे विज्ञापन पढ़ते हैं, मैं फ़ोन कॉल करता हूं तो मुझे रिंगटोन आती है, मुझे वार्न किया जाता है कि 1930 कॉल करो, साइबर क्राइम का शिकार ना बनो। इतनी सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब ग्राउंड में इतना बुरा हाल हो चुका है, साइबर क्राइम चप्पे चप्पे पर फैल चुका है। तो इसलिए जब आप साइबर क्राइम को लोकल फ्लेवर दे देते हैं, जब आप लोकली उसे कस्टमाइज कर देते हैं, तब उसको आइडेंटिफाई करना और मुश्किल हो जाता है। और पहले बात होती थी जामतारा की, उसके बाद अब नूह जो है हरियाणा में, वो अब प्रसिद्ध हो गया है। अब नूह साइबर क्राइम कैपिटल हो गया, बिकॉज सबसे ज़्यादा वहाँ पर आजकल साइबर क्राइम्स होते हैं। और उसके बाद अब तो बराइच है, छोटी छोटी और इलाके हैं, नए नए जो कहते हैं ना कॉटेज इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, वो शुरू हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं ये। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास एज अ कंट्री कोई साइबर क्राइम को लेकर लॉ नहीं है। हम लोगों ने आईटी एक्ट में, साइबर लॉ में कुछ साइबर क्राइम्स को डिफाइन किया था सन 2000 में। वो अधिकांश तौर पर जो ऑफेंसेस थे नॉन बेलेबल थे, सीरियस थे। तो कुछ सालों में तो कुछ कन्विक्शंस हुई 2002 से 2008 तक, लेकिन 2008 में मुंबई आक्रमण हो गए। उसके तुरंत 30 दिनों के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने इस लॉ को अमेंड कर दिया, और अमेंड करने के बाद एक हिस्टोरिकल गलती कर दी। गलती ये करी कि जहां साइबर क्राइम की कवरेज को आपने बढ़ाया, वहां दूसरी ओर अधिकांश साइबर क्राइम्स को बेलेबल ऑफेंस बना दिया। यानी कि वो ऑफेंस जहां पर आपको अधिकार के तौर पर बेल मिलती है, तो होने क्या लग गया, लोग पकड़े जाने लगे, लोगों पर मुकदमा होने लगा, एफआईआर होती, लेकिन क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता। द मोमेंट बेल के बाद बाहर छोड़ के बाहर आते हैं, तो सबसे पहला काम वो करते हैं, वो घर बाद में जाते हैं, अपने बरखिलाफ जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक बार आप ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर लें तो साइबर क्राइम कन्विक्शन नहीं हो सकती। ये कानून बहुत क्लियर है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। तो अगर साइबर क्राइम को साबित करना है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के द्वारा ही साबित करना है। मुंह जुबानी नहीं कह सकता कि साहब आपने हिम्मत जी आपने हैकिंग कर रखी है इसलिए आपको जेल होनी चाहिए। सॉरी, मुझे आपको एविडेंस, आपके खिलाफ एविडेंस दिखाना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उसको लेकर भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। पहले होती थी भारतीय एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेशन देनी पड़ती थी, सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट में। वो ज़माना फिर भी अच्छा होता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराना एविडेंस एक्ट है वो ख़त्म हो गया है, और अब नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। अब उसके अंतर्गत आज आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना है तो आपको उल्टा टंगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अदालत में देना है, प्रिंट आउट देना है, सॉफ्ट कॉपी देनी है, पेन ड्राइव देना है, तो मुझे उसके साथ साथ एक डिटेल्ड सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेशन के 2 भाग हैं। पार्ट ए जो मैं दूंगा एज ए यूजर, पार्ट बी है जो एक आईटी एक्सपर्ट देगा। तो मेरा सर्टिफिकेट पार्ट ए, आईटी एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट पार्ट बी, दोनों मिलकर एक मास्टर सर्टिफिकेट बनेंगे। वो सर्टिफिकेट जब दाखिल होगा तब मेरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानूनी मान्यता दी जाएगी। और इस जो सर्टिफिकेट देना कोई आसान बात नहीं है, उसके अंदर बहुत से टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। तो आप देखिए हैश वैल्यू कानून कहता है कि आप कैलकुलेट करें। अब हैश वैल्यू चाहे आप SHE-1 के साथ SHE-1 स्टैंडर्ड के साथ करें या सेकंड स्टैंडर्ड के साथ करें, हर एक जगह वैल्यूज़ अलग अलग हो जाने वाली हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाने वाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अदालत में साबित करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। वो भी होने के बावजूद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन क्योंकि कानून आज इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बना दिया गया है, तो आपको उल्टा टंगना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर ही लाइफ ख़त्म नहीं होती। आपके सर्टिफिकेट देने का मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमने एडमिसिबल बना दिया है, लेकिन फिर भी आपको अदालत के कटघरे में आना पड़ेगा। दूसरी पार्टी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, और अगर उसने हॉस्टल टेक्निकल क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया तो आप कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएंगे, डिमोलिश हो जाएंगे। अगर आप अपने जिरह में क्रॉस एग्जामिनेशन में डिमोलिश हो गए
तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी डिमोलिश हो जाएगा। तो आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना एक बहुत ही अपहिल टास्क हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इतना सारा साइबर क्राइम चारों ओर फैल चुका है, तो आप भारतवर्ष में जितना सिंप्लीफाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कानून को करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रिजम्पशन होनी चाहिए कि साहब मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहा हूँ, उसको प्रिज्यूम करिए कि सही है। सही बात है। दूसरा बंदा अगर कह रहा ना कि गलत है, वो साबित कर दिखाए वो गलत है, तब तो आप उसको मत मानिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल एविडेंस को भी साबित करने के लिए इतनी डिटेल सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, तो अधिकांश जो सामान्य व्यक्ति हैं वो नहीं कर पाएंगे। सामान्य व्यक्ति को ये भी नहीं पता होगा कि मैं IT एक्सपर्ट को कैसे ढूंढूंगा और कैसे उनसे सर्टिफिकेट दूंगा, और हर सर्टिफिकेट के लिए मुझे पैसे देने होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का खर्चा, लोगों की पेशेंस जल्दी रन आउट हो जाने वाली है। तो इसलिए कानून को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कानून को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इंडियन साइबर लॉ को बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली अमेंड करना पड़ेगा ताकि उसकी कवरेज बढ़ाई जा सके। देखिए 2000 में पहली बार हमने कानून बनाया था जी, 25 साल हो गए, और हमने केवल एक बार उसको अमेंड किया 2008 में। उसके बाद हमने अमेंड ही नहीं किया। तो 2008 से 2025 के दायरे में टेक्नोलॉजी नहीं रुकी, टेक्नोलॉजी तो लगातार आगे बढ़ती गई। बिल्कुल सही बात। लेकिन कानून जो है वहीं कहीं ना कहीं स्टोन में, पत्थर में जाके जम गया। मुझे लगता है इस कानून को ज़्यादा तारसंगत, टॉपिकल बनाने के लिए उसको अमेंड करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा कवरेज डालनी पड़ेगी, जो बढ़ती टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनको कवर करना पड़ेगा, और AI के पहलुओं को भी कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल हर आदमी AI इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। चैट GPT हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, बिना सोचे समझे कि साहब उसके कानूनी मसले क्या हैं, रैमिफिकेशंस क्या होंगी, उसका असर उसके अधिकारों पर क्या होगा। अब प्रॉब्लम तो अब ये है कि AI आप जब आप बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग है आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी का युग। हम लोग आर्टिफिशियली स्टूपिड बनते जा रहे हैं क्योंकि हम एक्सटेंसिवली, बिना सोचे समझे, आंखें बंद करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आउटपुट को सच मान रहे हैं। तो जब हम AI पर इतना ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं तो हम अपना दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। बिल्कुल। अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। अभी कुछ ही दशकों पहले की तो बात थी, अभी कुछ ही दशकों पहले की बात थी 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। और अब देखिए ऑलरेडी भारतवर्ष की जनता एक परतंत्रता की रास्ते पे चल पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग आज कॉग्निटिवली परतंत्र होते जा रहे हैं। एंड जितनी भी ये AI कंपनीज हैं या AI पावर्स हैं, वो इंडिया को एक कॉग्निटिव कॉलोनी बनाना चाहते हैं, जहां पर लोग इतने ज़्यादा विवश रिलाय हो जाएंगे AI पर कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं करेंगे। कुछ साल पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा करता था तो हिस्ट्री में हम लोग चाइनीज़ ओपियम मॉडल पढ़ा करते थे। चाइनीज़ ओपियम मॉड्यूल रेफर करता था उस ज़माने पे जब चीन के यहाँ गांजे की बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती थी जी। अब पैदावार भी बहुत होती थी, लेकिन कहाँ बेचा जाए। तो चीनी लोगों ने एक मॉडल अपनाया कि नए नए जगह जाते थे और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ ऑफ गांजा लोगों को मुफ्त देते थे। लोग मुफ्त इस्तेमाल करते थे, सेवन करते थे, फिर धीरे धीरे वो उन पर इंटॉक्सिकेट हो जाते थे, आदत हो जाती थी। और फिर एक बार आप आदत आपने बना दी तो फिर पैसा देकर भी लोग खरीदते थे। आज AI का कुछ ऐसा ही हाल होने लग गया है। AI मुफ्त दिया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास सेवाएं के तौर पर हमें दिया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हमें एक इंटेलेक्चुअल गुलाम बनाने की दिशा में चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। उस टाइम पहले जियो भी ऐसे ही आया था। और अब तो देखिए ना, चीन जैसे मॉडल ने तो और ज़्यादा साबित कर दिखाया है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी नींद से जगना होगा। चीन ने अब कुछ AI मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि डीप सीक, जैसे कि अलीबाबा का क्वेन 2.5 मैक्स जी। अब जब आप इन मॉडल्स को ध्यान से देखते हैं तो भारत की ओर एक और दृष्टिकोण देके चल रहे हैं। वो आपको जवाब तो देते हैं अपने सवालों का, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक इंडोक्ट्रिनेशन का एक तड़का लगा देते हैं। अब देखिए, अगर ये हाल हो गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है व्हाइट हाउस में, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप होते हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की होते हैं यूक्रेन के, और दोनों में बहस हो रही होती है। AI उस बहस को इस तरीके से परिवर्तित कर देती है कि दोनों एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, और वो वीडियो वायरल हो जाता है। और स्कूल के बच्चे जो इंडिया में हैं
वो कन्विंस हो जाते हैं कि दोनों पॉलिटिकल लीडर जो हैं लड़ रहे हैं और मुक्केबाजी कर रहे हैं। तो जब इस दौर पर पोजीशन पहुंच गई है तो चीज़ें बहुत खतरनाक लेवल पर आ गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉ को लाने की बहुत ज़रूरत है। भारत को अपनी कॉग्निटिव फ्रीडम, कॉग्निटिव स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि साहब ये नए ज़माने की नई अफीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, चस्का लग रहा है, लेकिन एक बार लग गया तो फिर आजीवन के लिए हमें बर्बाद कर देगी। हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इन चीज़ों पे सर। जनरली मेरी है ना कुछ जैसे आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है जी कि जैसे मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें याद करके दिखाता हूँ, जी तो जो बीटेक वगैरह बच्चे होते हैं वो बोले जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है, जब हमारे पास में ऐप वगैरह है, तो हम माइंड से कैलकुलेट क्यों करें। करेक्ट। जनरली मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे बंदे भी आते हैं जिनकी एज 50+ है, तो उनकी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि अब हमें है ना याद नहीं रहता। मैं कहता हूँ याद कैसे रहेगा, हर बात को तो पहले तो डायरी में लिखते थे, अब फ़ोन में लिखते हैं। जी फ़ोन नंबर है वो लिखना है, आप अपने ब्रेन का यूज कहाँ कर रहे हो। और जब ब्रेन का यूज ही नहीं करोगे तो उसको जंग लगेगा आने वाले टाइम में। मतलब आप याद करना तो छोड़ो, आप भूलना ज़्यादा शुरू हो जाओगे। जबकि इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए, चाहे वो कलाम साहब हो या कोई भी, वो उनकी चाहे वो किसी भी एज में थे सर, उनकी मेमोरी मतलब लगातार काम कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब जितना हम इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते जाएंगे उतना ही हम अपने ब्रेन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करते चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों की कॉग्निटिव फ्रीडम एक बहुत ही खतरे पर पड़ जाने वाली है। जी इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी ये किताब है चैट जीपीटी एंड लॉ, जिसमें मैंने स्पष्ट तौर पर बता रखा है कि साहब ये कानूनी मसले हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप एआई को आगे फोकस कर रहे हैं। बट यहीं तक ही मामला नहीं खत्म हो रही। ये जैसे मेरी ये किताब है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ, जहाँ पर मैंने कानूनी जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके माध्यम पे एआई को आपको रेगुलेट करना है उसको मैंने परिभाषित किया है। लेकिन प्रॉब्लम है आज चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। ओपन एआई ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है सुपर इंटेलिजेंस अलाइनमेंट प्रोजेक्ट। जी 2023 में शुरू किया था और उन्होंने कहा कि साहब केवल 4 साल दे दीजिए और इन 4 सालों में हम दुनिया में एक नए प्रकार की सुपर इंटेलिजेंस लाने वाले हैं और ये सुपर इंटेलिजेंस पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देगी। तो तभी लिए अगर आप इस तरह की एआई को लेकर आ रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो मेरी ये जो किताब है सुपर इंटेलिजेंस एंड द लॉ, मैंने एक्चुअली लिखा है कि आपको गार्डरेल आज यहाँ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आपने राक्षस को जन्म दे दिया फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी जब आप जन्म में लगे हैं तब आप उसके हाथों को बांधने का प्रयास करें, उसको कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखें ताकि वो इंसानों के बरखिलाफ कुछ काम ना कर सके। तो जब आज एलन मस्क बोलते हैं कि साहब एआई इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, वो गलत नहीं बोलते। आज सुपर इंटेलिजेंस आ रही है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है। तो इस संदर्भ में हम देखने वाले हैं कि अगले 5 सालों में हम वो तब्दीलियां देख पाएंगे जो हम लोगों ने पिछले 50 सालों में नहीं देखी। तो इतनी जो मैसिव डेवलपमेंट्स ऑफ चेंज आ रही है, तो मुझे लगता है हमें तैयार होने की ज़रूरत है। हम तैयार नहीं हैं। हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। बट वो कैसे प्रिपेयर करें, हम तो एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं। सही बात। और ऑलरेडी एक सर्वे है किसी फ्यूचरोलॉजिस्ट का जो कहते हैं कि साहब 2030 तक 9 to 5 जॉब लुप्त हो जाने वाले हैं। तो जब 9 से 5 जॉब लुप्त हो जाएंगे तो अब आपको अपने आप को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इन लाइफ स्किल्स के साथ। एआई का त्याज नहीं कर सकते, यू कांट इग्नोर एआई, लेकिन आप एआई का सदुपयोग इस्तेमाल करके आप अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होगी जी। और इसलिए यहाँ पर लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए जितने ज्ञान रिलेटेड कोर्सेज हैं, अच्छा है आप ज्ञान बढ़ाइए, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, AICTE, उन्होंने एक कमिटी गठित कर रखी है, मैं उसका सदस्य हूँ। हम लोग एआई की करिकुलम भारतवर्ष में डेवलप कर रहे हैं कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में किस प्रकार के एआई के कंटेंट को, सिलेबस को पढ़ाया जाना चाहिए। चीज़ें बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही हैं। मैं आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हूँ और अलग अलग पहलुओं पर फोकस कर रहा हूँ एआई के रेगुलेशन को लेकर। सिमिलरली जब मैं मानव या रचना यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाता हूँ एज ए प्रोफेसर प्रैक्टिस, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को बताया जाए कि साहब कहीं ना कहीं अपनी नींद से जग जाओ। क्यों? क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि साहब
आप जब कॉलेज ख़त्म करेंगे तब सोचेंगे आप क्या करना है। आपको आज से अपने आप को टॉपिकल तारसंगत बनाना पड़ेगा। और हम जैसे लोग भी हैं, हमको भी बहुत जल्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट ना बना दे, इसलिए हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस तरह रेलेवेंट बनाए रखें। जी सर, आजकल लोग है ना जो पब्लिक वाईफाई है उनको बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, जी, क्या इसका भी कोई खतरा है सर? बड़ा मैसिव खतरा है। क्यों? क्योंकि पुरानी कहावत है कि देयर इज नथिंग नोन एज फ्री लंच। पब्लिक वाईफाई में आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है, और जो चीज़ फ्री होती है वो अफीम का अक्सर काम करती है। अफीम का काम करती है और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लेस होती हैं। अब जैसे पब्लिक वाईफाई जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आप पाते हैं कि उस पब्लिक वाईफाई में अलग अलग हैकर्स बैठे हुए हैं, ओके। वो डेटा पैकेट्स को स्निफ कर रहे हैं। तो आप जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं पब्लिक वाईफाई में, वो आपकी क्रेडेंशियल चुराते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक वाईफाई पे नंबर वन कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक वाईफाई पर आपने कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। मान के चलिए कि जो मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा उसको भांपने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए हैकर्स पब्लिक वाईफाई पे बैठे हुए हैं। तीसरी बात, हमें फ्री लंच की चाहत तो है, लेकिन ये तलब को हमें कंट्रोल करना है। क्यों? आजकल मैं इतने लोग देखता हूँ, अच्छा यार ये QR कोड है, यहाँ फ्री मिलेगा, चलो स्कैन कर लेते हैं। भाई आते जाते आप QR कोड को स्कैन ना करिए। आपने QR कोड उसी को स्कैन करना है जो किसी ऑफिशियल वेबसाइट ने, किसी ऑफिशियल स्टोर ने आपको दिया है। लेकिन पता लगा मैं कनॉट प्लेस में जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कोई QR कोड मिला, चलो यार अपने फ़ोन से स्कैन करके देखते हैं। आपने फ़ोन से स्कैन किया, पता लगा QR कोड साइबर क्रिमिनल का था, आपका सारा डेटा हैक हो गया। तो आज पल पल पर यहाँ पर साइबर क्रिमिनल्स इंतज़ार कर रहे हैं कि दिन भैया में पता नहीं आओ, कितनी बार हम क्यूआर कोड को स्कैन करते, कितनी बार, बिना सोचे समझे। और बिना सोचे समझे। और साइबर क्रिमिनल्स तो इंतज़ार करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आज क्या है? मछुआरे हैं इंटरनेट के। मछुआरे जिस तरह समुद्र में जाल फेंकते हैं और जो मछली फंस जाए उनकी कैच बन जाती है, आज साइबर क्रिमिनल्स भी इंटरनेट के मछुआरे हैं जो इंटरनेट के महासागर में अपने जाल फेंक रहे हैं साइबर क्राइम का। और अगर आप जो फंस जा रहे हैं तो आप विक्टिम बन रहे हैं साइबर क्राइम के। मुझे लगता है कि आपको समझना होगा, पल पल पर, क्षण क्षण पर साइबर क्रिमिनल इंतज़ार कर रहा है आपका। आपको नज़र नहीं आ रहा, इनविजिबल है, लेकिन इंतज़ार पूरा कर रहा है। जब जब उसे मौका मिलेगा वो आपको रगड़ देगा, वो आपके विश्वास को रौंद देगा, आपकी कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से लुप्त कर देगा और आपको इतना असहाय बना देगा कि आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि आप केवल साइबर क्राइम के शिकार बनकर अफसोस करेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल के पावर को पहचानने की आवश्यकता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है और अपने आप को ज़्यादा सशक्त एम्पावर करने की ज़रूरत है कि भैया ठीक है तुम साइबर क्रिमिनल हो, लेकिन मैं भी शातिर हूँ, मैं तुम्हारी जाल में नहीं आऊँगा और मैं अपने आप को ज़्यादा साइबर हाइजीन मेथड से अपने आप को सुरक्षा करूँगा, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच पहनूंगा, ताकि आप जितनी भी कोशिश कर लें आप मुझे साइबर क्राइम का शिकार नहीं बना पाएंगे। आपने दो बहुत ज़बरदस्त वर्ड दिए, साइबर हाइजीन और इंटरनेट फास्टिंग। जी जी सर। सर एक क्वेश्चन, एआई और जो मशीन लर्निंग है इनका भी जो साइबर क्रिमिनल है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, साइबर क्रिमिनल आज बहुत ही फ्यूचर लुकिंग बंदे हैं। जी। उन्हें कोई प्रकार से डर नहीं लगता कि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें या ना करें, और हमारा कुछ हो भी नहीं सकता और अगर हमारे को कोई पकड़ ही नहीं सकता। सही बात है। और अगर पकड़ भी लिया जाए तो हमको अदालत वैसे ही हमको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलेगी। हम बाहर आ जाएंगे, जुगाड़ करेंगे, अपने खिलाफ एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी सजा नहीं हो सकती। ये सुपर कॉन्फिडेंस साइबर क्रिमिनल्स के पास आ जा गया है। जी। और उसका रीज़न ये है कि भारतीय साइबर लॉ बहुत तरीके से इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। मेरी किताब है, मैं आपके पास से लेके आया हूँ, ये किताब है, उसका नाम है साइबर लॉ। ये इतनी मोटी किताब है, मतलब ईंट जितनी है, किसी को मारो तो उसको चोट जरूर लग जाए। तो ये साइबर लॉ आज काफ़ी हद तक पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश के जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल बना दिए गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड इस लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत है। गोइंग फॉरवर्ड हमें समझना है कि साइबर क्रिमिनल्स एआई का और मशीन लर्निंग का बेहद ब्यूटीफुल इस्तेमाल कर रहे हैं।
गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्ग दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं जी जी और हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एआई प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेवारी स्थापित करनी होगी कि साहब अगर आपका दुरुपयोग हुआ तो आपकी भी जिम्मेवारी होगी कि आप उस दुरुपयोग को प्रिवेंट करने की दिशा में कदम रखें। ऑलरेडी एल सैल्वाडोर है, लैटिन अमेरिका में एक राष्ट्र है, उसने हाल ही में एक नया लॉ पारित किया है एआई को लेकर। लेकिन उन्होंने कह दिया कि साहब हम अपनी कंट्री के एआई के डेवलपर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर उनकी एआई का प्रोग्राम मिसयूज होता है एल सैल्वाडोर के बाहर तो उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर उसका मिसयूज एल सैल्वाडोर के अंदर होगा तो उनकी जिम्मेवारी होगी। तो कहीं ना कहीं अब आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को, विभिन्न प्रकार के एआई कंपनीज को, प्लेटफॉर्म्स को, एल्गोरिदम्स को। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज नॉर्मल फ्री चैट जीपीटी एक सामान्य आदमी की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर का जितना भी ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक, वो सारा कंटेंट चैट जीपीटी पढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। सही बात है। तो जब आप एआई एजेंट्स की बात करने लग गए हैं तो ये एजेंट्स जो हैं हमारे बिहाफ पर काम करेंगे। आज लोग अभी भी अपनी मस्ती में हैं, भाई एआई डेवलप हो रहा है, कोई बात नहीं, हमको नहीं इम्पैक्ट होगा। गलत सोच रहा है। क्यों? आज एआई कुछ चीज़ों में इंसानों की तुलना में वो चीज़ें 500 से 1000% ज़्यादा अच्छा तरीके से कर पाता है। सही बात है। लेकिन जो पूरी इंसानी चीज़ें नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन बहुत जल्दी वो भी होने वाला है। ऑलरेडी सिंगुलैरिटी आने वाली है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि इस एआई की जो बढ़ते कदम हैं उनको इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई कानून ही मौजूद नहीं है, इंटरनेशनल कोई कन्वेंशन मौजूद नहीं है, वहाँ पर आपको कानून की आवश्यकता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा राष्ट्र हैं जिन्होंने कुछ एआई को लेकर कानून बनाए हैं, जिसमें कि इंक्लूडेड हैं यूरोपियन यूनियन, उन्होंने EU एआई एक्ट बनाया है, जिसमें इंक्लूडेड हैं चीन, जिसमें चीन के नए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स हैं, और जब एल सैल्वाडोर जैसे कंट्रीज आ गए हैं। लेकिन यहीं पर ही काम नहीं खत्म हो रहा। अब हाल ही में खबर आई है कि यूएई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगा है नए कानूनों को लिखकर अमल करने के लिए। तो अब इंसान कानून नहीं लिख रहे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए कानून लिख रहा है। यहाँ पर और बड़ा खतरा है कि कहाँ झोल वो छोड़ने वाला है, कहाँ वो गैप छोड़ने वाला है, आपको नहीं पता लगेगा। आप इंसान हैं, लेकिन उसे पता है कि मुझे इंसानों को यहाँ फंसाना है, तो मैं आज ऐसा कानून बनाऊंगा जो आज इंसानों को आज तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन बाद में इनके विनाश में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद एआई। स्पेसिफिकली वी हैव टू रेगुलेट एआई राइट नाउ बिफोर इट गोज आउट ऑफ द हैंड। और अब एआई एजेंट्स आने वाले हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है, कहीं ना कहीं एआई ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले हैं। तो ऑलरेडी अब दुनिया में कंट्रीज नई बातें कर रही हैं। चीन कह रही है कि साहब मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोवरेनिटी है, मेरी जो संप्रभुता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू होने वाली है। तो मेरी जो प्रभुता है, अखंडता है, वो एआई पर भी लागू हो गई। तो मैं तो भारतीय सरकार को कह रहा हूँ कि साहब अपने आप लीगल फ्रेमवर्क्स को बढ़ाइए, अपनी सोवरेनिटी जो फिलहाल भारत की टेरिटरीज तक लिमिटेड है उसके अंदर साइबर सोवरेनिटी को लेकर आइए, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोवरेनिटी को लेकर आइए, जो कहेगा कि साहब भारत के कानून दुनिया भर के तमाम सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स पर लागू होंगे अगर वो प्रोग्राम्स भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स जो मोबाइल्स पर उपलब्ध हैं या उनका इम्पैक्ट भारत में महसूस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत कदम उठाने की ज़रूरत है। थिंग्स आर मूविंग वेरी रैपिडली। सर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, जिबली ट्रेंड है ना, उसमें लोग अपनी इमेज को कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं जी। क्या इसका भी डार्क वेब पे कुछ मिसयूज हो सकता है? देखिए, गिबली आर्ट का ट्रेंड का मिसयूज सुपरफिशियल नेट पे भी हो सकता है, डार्क नेट पे भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि गिबली आर्ट में जब आप जनरेट करते हैं तो आप अपनी तस्वीरें खुद डालते हैं और फिर एआई को कहते हैं साहब इसका गिबली आर्ट बनाओ। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ना भूल जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि साहब जब आप गिबली आर्ट के लिए मुझे जानकारी देंगे तो मैं आपकी तमाम सारी तस्वीरों को पब्लिक डेटा मानूंगी, उसका इस्तेमाल करूंगी अपने प्रोग्राम, अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए।
तो इसलिए आपकी कोई निजता नहीं होने वाली। कल अगर आप रोने भी लग जाएं कि साहब मेरी निजता का उल्लंघन हुआ है, तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप कॉन्सेंट आज दे रहे हैं। अब तो नया ट्रेंड आ गया है कि लोग अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी गिबली के लिए अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने पर्सनल मोमेंट्स आपने जो केवल अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर मोमेंट्स हैं, वो भी अगर आप गिबली पार्ट में आप जनरेट करने के लिए डाल रहे हैं, तो अपनी प्राइवेसी का तो आप बेड़ागर खुद ही कर रहे हैं। तो देयर इज एक्चुअली ह्यूज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट वे इट हैज। और फिर आपको ये भी नहीं पता कि जब गिबली आर्ट बन रही है, क्या उसके अंदर कोई मैलवेयर, कोई स्पाईवेयर, कोई अनावश्यक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं आ गया जो आपके सिस्टम का आकर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाला है। अभी तो हम विश्वास की दुनिया में चल रहे हैं। मैंने आपको तस्वीर भेजी, आप उसकी गिबली आर्ट बना के भेज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ सच है, बट किसी ने देखा नहीं कि अगर इसका दुरुपयोग साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की दिशा में होने लग जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट मैसिव होने वाला है ऑन डेटा इकोनॉमी, अपॉन पर्सनल डेटा एंड अपॉन द डेटा सिटीजन एट लार्ज। अगले 5 सालों में आपको क्या लग रहा है, मतलब आप सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्या देख पा रहे हैं कि क्या होने वाला है सर? देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, तो मैं कह नहीं सकता कि क्या आने वाला है भविष्य में, लेकिन ये ज़रूर है कि अगले 5 सालों में साइबर क्राइम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम बनने वाला है। ये वो क्राइम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद करेगी। ये वो क्राइम है जो इंसानों के बरखिलाफ किया जाएगा। ये वो क्राइम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स पर करेगी। और ये वो क्राइम्स हैं जो कहीं ना कहीं मानव मात्र की जो इंटरेस्ट हैं, ह्यूमन रेस के इंटरेस्ट हैं, उसको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। साथ ही साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के साथ जब ये दो महत्वपूर्ण बॉम्ब्स का कॉम्बिनेशन होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बॉम्ब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा बॉम्ब, ये जब इनका मिश्रण आएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त धमाका होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगले 5 सालों में हम एआई क्राइम्स देखेंगे जो क्वांटम कंप्यूटिंग द्वारा पावर किए जाएंगे। तो उसकी तादाद बहुत बढ़ जाने वाली है, उसके रैमिफिकेशंस ह्यूज होने वाले हैं, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लोग अभी परिकल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत मेजर खतरे अभी फिलहाल मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ और नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाएं जो और ख़तरनाक भी हो सके, लेकिन अब ये तो समझना है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक साइबर क्राइम, एआई क्राइम तो हम रोज़ हमारे साथ होते रहेंगे। हमें अचंबा नहीं करना, और ये बढ़ने वाले हैं, रूटीन में बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने भी वाले हैं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इनसे घबराएं ना। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम साइबर रेजिलियंस हो जाएं। साइबर रेजिलियंस एक नया कॉन्सेप्ट है जो आया है, जो कहता है कि साहब हम मान के चलते हैं कि हम पर आक्रमण होगा या हम साइबर क्राइम के शिकार होंगे, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है कि सबका नंबर आएगा। इंपॉर्टेंट ये बात है कि सबका नंबर आने के बाद सब लोग कितनी जल्दी वापस पुनः नॉर्मलसी के लेवल पर आ पाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में एक नया लॉ बनाया है, ईयू साइबर रेजिलियंस एक्ट, जो लोगों को बताता है कि साहब आपको ये मिनिमम पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना है ताकि अपनी ज़िंदगी में साइबर रेजिलियंस ला सकें। भारतवर्ष में मैं भारतीय सरकार को एडवाइस कर रहा हूँ कि साहब आप भारतवर्ष में साइबर रेजिलियंस लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आइए। क्यों? क्योंकि भारत जो है ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है, भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग लेबोरेटरी है साइबर क्राइम और एआई क्राइम की। जितने ज़बरदस्त प्रकार के साइबर क्राइम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम्स भारतीय लेबोरेटरी, भारतीय जनसंख्या पर किए जाएंगे, वो कहीं और नहीं किए जाएंगे। और यहाँ जो मॉडल्स कामयाब हो गए, वो मॉडल्स पूरी दुनिया भर में रेप्लिकेट किए जाएंगे। इसलिए दायित्व तो भारत पर हो जाता है कि हमें एडिशनल प्रोएक्टिव एक्शन करने हैं ताकि हम इन साइबर क्राइम्स को, उनकी बढ़ती तादाद को रोक सकें, इन एआई क्राइम्स पर लगाम लगा सकें और इंश्योर कर सकें कि भारतवासी गिनी पिग्स ना बने। हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का अधिकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं है। सही बात। और हम लोग भोले हैं, भारतवासी हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे भोलेपन का मिसयूज़ करके हमें लगातार शिकार बनाएंगे साइबर क्राइम के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम के। भारतीयों को अब अपनी नींद से जगना होगा, अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना होगा। हम ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम सब हनुमान की तरह हैं। हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हमारे पास ये क्षमताएं मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं, उनको उजागर करना पड़ेगा।
अपने आप को ज़्यादा सशक्त बनाना पड़ेगा और राष्ट्र होने के नाते हमें नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि हम इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म दे सकें उभरते हुए साइबर क्राइम्स और एआई क्राइम्स। सर, ब्लॉकचेन जो तकनीक है वो कैसे साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकती है? देखिए, ब्लॉकचेन एक बहुत ही बेहतरीन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे मैच्योर होती जा रही है। ठीक है। ब्लॉकचेन के साथ आप साइबर सुरक्षा को और ज़्यादा प्रबल रूप से सशक्त कर सकते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक लेजर टेक्नोलॉजी पर उपलब्ध है। तो मसलन के तौर पर मैंने कुछ चीज़ ब्लॉकचेन पर लिख दी तो वो ना केवल उस ब्लॉग पर लिखा जाएगा पर दुनिया भर में जितने सारे ब्लॉग्स हैं उन पर भी लिखा जाएगा। उसका सीधा असर ये है कि अगर मैं अब किसी जगह एक चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे चेंज दुनिया के सारे ब्लॉग्स में करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो एक जो इम्यूटेबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और एआई खासतौर पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल साइबर सुरक्षा की दिशा में अच्छा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ना लोगों की मानसिकता है ब्लॉकचेन इज इक्वल टू बिटकॉइन। लोग सोचते हैं ब्लॉकचेन तो बिटकॉइन ही होगा। सॉरी, बिटकॉइन एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन का आज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त बनता जा रहा है जी। आप आंध्र प्रदेश जाइए, आप देखते हैं कि भारतवर्ष में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं आंध्र प्रदेश में, पट्टे जो हैं वो आज ब्लॉकचेन पर सेव किए जा रहे हैं। बात हो रही है कि हम जुडिशरी में जुडिशियल रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर सेव करा जाए। अच्छा, तो ये नए नए प्रकार की ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको लीगल फ्रेमवर्क्स भारतवर्ष में लाने होंगे। आज भारतवर्ष में कोई भी लीगल फ्रेमवर्क ब्लॉकचेन को रेगुलेट करने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो भी कम्प्लीटली साइलेंट है ऑन ब्लॉकचेन। इसलिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी कंट्री है, उसका नाम है बेलारूस। जी जी। तो बेलारूस ने अपना क्रिप्टो लेजिस्लेशन लाया। उस क्रिप्टो लेजिस्लेशन के अंतर्गत मैंने बहुत काम किया बेलारूस में। अच्छा। और उस कंट्री ने दिखाया कि साहब अगर आप सही लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आएँ तो आप ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। बेलारूस ने तो ऐसा किया कि साहब अगर ब्लॉकचेन का आप इस्तेमाल करेंगे तो हम अगले 25 सालों 30 सालों के लिए हम आपको टैक्स बेनिफिट्स देंगे ताकि आप उसका इस्तेमाल करिए और राष्ट्रीय प्रगति में अपना योगदान दीजिए। मुझे लगता है भारत को भी इन छोटी छोटी कंट्रीज़ के जो लॉज हैं, जैसे बेलारूस क्रिप्टो लॉज हैं, उसको मॉडल बनाते हुए अपना विशेष प्रकार का लॉ बनाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ भारतवर्ष में कट कॉपी पेस्ट नहीं चलने वाला। आप सोचो जी वहाँ का लॉ मैं कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आऊँगा, वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत की जो ज़मीनी हकीकतें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ आज कहती हैं कि हम अपना नया कस्टमाइज्ड न्यू अप्रोच लेकर आएँ ब्लॉकचेन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। क्या भारत को अपना साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0 लेके आना चाहिए? भारत को बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है साइबर सुरक्षा को लेकर। प्रॉब्लम यह है आज भारत के पास कोई राष्ट्रीय कानून साइबर सिक्योरिटी को लेकर नहीं है। सही बात है। भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो साइबर सिक्योरिटी लॉ नहीं है, हालांकि कुछ पहलू हमने कवर किए हैं। 2013 में भारत ने राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी का गठन किया और लेकर आए हम। उस ज़माने में अच्छा डॉक्यूमेंट था, बेहतरीन डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्यूमेंट एक कागजी घोड़ा बनकर रह गया क्योंकि हम उसे अमल ही न कर पाए। जी। कुछ सालों से बात हो रही है कि सरकार में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में काम हो रहा है। मुझे मालूम है बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन अब वो जो स्ट्रैटेजी है साइबर सिक्योरिटी, अब साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का टाइम लगभग खत्म हो गया है। अब एक्शन प्लान की आवश्यकता है। अगर आप स्ट्रैटेजी अभी बनाओगे तो एक्शन कब करोगे? तो इसलिए भारत को बहुत जल्दी साइबर सिक्योरिटी 2.0 लीगल फ्रेमवर्क लाना होगा जिसमें बहुत सारे पहलू होंगे। पहली बात, डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ लाना होगा। नंबर 2, जो हमने बेहतरीन काम कर रखा है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी के, उसको अमेंड करके उसके अपडेट करना पड़ेगा। तीसरा, नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन साइबर सिक्योरिटी लाना पड़ेगा। और चौथा, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी और एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि हम इन विजन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि आज साइबर सुरक्षा में सेंधें लगातार चल रही है। आपको मालूम है पिछले साल हर 11 सेकंड में एक भारतीय कंपनी रैंसमवेयर का अटैक की शिकार होती थी। इस साल अनुमान किया जा रहा है कि हर 9 सेकंड बाद एक भारतीय कंपनी रैंसमवेयर अटैक का शिकार बनने वाली है। तो जब इस तेज रफ्तार से साइबर सुरक्षा में सेंधें लग रही हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया को एक होलिस्टिक तरीके से प्रोएक्टिवली
साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करना पड़ेगा। 2015 की बात थी, मैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस कर रहा था ITU के विशेष फोरम में जिनीवा में, और संबोधन के दौर पर मैंने एक आइडिया वहाँ प्रस्तुत किया कि दुनिया को आज आवश्यकता है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी को लेकर। जी। ये बात मैंने बोली थी 2015 में जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की ITU विशेष फोरम में। लेकिन वो आइडिया जो था ना, बहुत फ्यूचरिस्टिक था, लोग समझ नहीं पाए, तो अधिकांश स्टेट्स ने बुलेट को बाइट नहीं किया। उससे 8 साल बाद आइए तो आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की एडहॉक कमेटी ऑन साइबर क्राइम में अब एक नया इंटरनेशनल कन्वेंशन लेकर आई है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। तो जो बात मैंने 2015 में बोली थी, आज वो 2022-23 में अब राष्ट्र जग रहे हैं और कह रहे हैं कि सब हाँ आपको करना चाहिए। सही। मैं आज मानता हूँ कि आज दुनिया को ज़रूरत है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि 3 चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम इस तरह की इंटरनेशनल कन्वेंशन लेकर आएंगे तो हम पूरे मानव मात्र के इंटरेस्ट को बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, आज तो जैसे वो पुरानी कहावत है ना कि 5 अंधे एक हाथी को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज ये 5 अंधे दुनिया के राष्ट्र हैं, राष्ट्र अपने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे रेगुलेट करेंगे, या को कैसे रेगुलेट करेंगे। तो उनकी अलग अलग छोटी अपनी परसेप्शंस आ रही हैं। मुझे लगता है समय आ गया है हार्मोनाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क का, और अगर आप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आएंगे तो एक जो ज्वलंत बर्निंग नीड ऑफ टुडेज टाइम्स है उसको आप एड्रेस कर पाएंगे। सर, भारत का एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू होने के बाद में क्या जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? भारत में आज तक कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आया था। यही कारणवश है कि केंद्रीय सरकार ने एक नया लॉ पारित किया, उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जी। ये जो एक्ट पारित हुआ, ये आज तक अमल नहीं हुआ जब तक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उसमें रूल्स बना रही है। जी। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 पब्लिक कमेंट्स के लिए लेकर आए। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो रूल्स अभी फाइनलाइज हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि ये कानून जब लागू होगा, ये आपको और मुझे, हम सबको डेटा प्रिंसिपल मानता है, और डेटा प्रिंसिपल को इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट बना देता है। यानी कि अभी तक ऐसा होता था कि लोग हमारा डेटा इस्तेमाल करते थे, हमसे पूछते नहीं थे, और हम शिकायत करते थे तो हमें ठेंगा दिखाते थे। अब इस कानून के आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि डेटा प्रिंसिपल को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बना दिया गया है कि साहब सारी दुनिया आपके आसपास घूमेगी। क्यों? आप डेटा प्रिंसिपल हैं, आप मालिक हैं डेटा के। इसका मतलब कि अगर आपके पर्सनल डेटा का कोई भी बंदा इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी कंपनी यूज़ करना चाहती है, तो पहले हाथ जोड़ के आपके पास आएगी, कहेगी साहब ये मेरा नोटिस है, मैं आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करके प्रोसेस करना चाहती हूँ, और इन उद्देश्यों, इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से करना चाहती हूँ, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। एक डेटा प्रिंसिपल होने के नाते अगर आप परमिशन दे देंगे तब तो वो आपका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो वो आपका डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद भी अगर वो करेंगे तो कानून कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मस्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम आपको ऊपर फाइन डालेंगे। कितना फाइन डालेंगे? 250 करोड़ रुपए फॉर 1 कॉन्ट्रवेंशन। यानी कि अगर एक बार आपने इस कानून का उल्लंघन किया तो आप पर 250 करोड़ रुपए फाइन डलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसको मिलेंगे 250 करोड़ रुपए? ये 250 करोड़ रुपए किसी कंप्लेनेंट को नहीं मिलेंगे, ये 250 करोड़ रुपए जाएंगे केंद्रीय सरकार की किटी में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और अगर आप कहेंगे साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं देता, तो कानून कहता है कोई बात नहीं, हम आपकी इस फाइन को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू मान लेंगे। मतलब हम उसको लगान के तौर पे मान लेंगे। सरकार को अधिकार होगा कि वो आपकी संपत्ति को, आपके एसेट्स को अटैच करेगी, उसको कुर्क कर लेगी और उनको बेच के वो पैसा रिकवर करेगी। तो इस कानून ने कोई ऑफेंस को परिभाषित नहीं किया, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड फाइन्स दे दिए, 250 करोड़ रुपए फॉर 1 कॉन्ट्रवेंशन। तो कानून ने माना कि साहब
भारतवासियों को जेल जाने से डर नहीं लगता, लेकिन भारतवासियों को डर लगता है जब उनकी जेबों से पैसा निकला जाए। तो अब ये कानून कहता है कि साहब अगर मेरे आपने प्रोविजंस का पालन नहीं किया तो मैं आपकी जेब से पैसा निकालूंगा, कोई 5, 10, 15, 20 रुपए नहीं निकालूंगा, 250 करोड़ रुपए निकालूंगा। और अगर आप 250 करोड़ रुपए के मालिक भी ना हुए तो आपकी संपत्ति बेच के मैं 250 करोड़ रुपए रिकवर करूंगा। तो ये पहली बार इस तरह का डेटरेंट कानून आ गया है जो मुझे लगता है संपूर्णतः पूरे पर्सनल डेटा इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा और हम लोगों का डेटा ज़्यादा सशक्त और सुरक्षित होगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम और चल रहा है जी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं सर। डिजिटल अरेस्ट आज जो है दुनिया के साइबर क्राइम के लैंडस्केप का एक नया फ्लेवर है। जी। और आपको मालूम है कि डिजिटल अरेस्ट केवल भारतवर्ष में पहले चल रहा है और इसका इजाद भी भारतवर्ष में हुआ। हमारे यहाँ भारतीय जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, हम जुगाड़ करते हैं। तो भारतीय साइबर क्रिमिनल्स ने जुगाड़ किया और एक नए साइबर क्राइम को इजाद किया जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट 2 शब्द हैं, डिजिटल पर अरेस्ट प्लस अरेस्ट। इसका मतलब किसी व्यक्ति को आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आप समझिए कि क्या पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। कानून इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कानून तो कहता है कि जब आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो आप फिजिकली जाएंगे और जाके गिरफ्तार करेंगे जी। लेकिन हुआ क्या कि साइबर क्रिमिनल्स ने देखा कि भारतवर्ष ने नए 3 क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट किए 1 जुलाई 2024 से जी। तो उन्होंने एक नया नैरेटिव पब्लिक डोमेन में लाना शुरू कर दिया कि साहब ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इंडिया में आ गए हैं और इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत लॉ आज परमिट करता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो और ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जो दुखती रग थी उसको पकड़ लिया। दुखती रग क्या थी? कोविड के बाद डर और पैनिक। तो लोगों को डराया, लोगों को पैनिक किया और उन्हें इस डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया। और ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति शिकार बना है, पढ़े लिखे बंदे, कितने लोग शिकार बने? कितने लोग शिकार बने इसके? कई लाख लोग भारतवर्ष में शिकार बन चुके हैं। एक आंकड़ा आया है जो बताता है कि केवल 4 महीनों में भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट मामलों में ही 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे गवा दिए हैं। तो अगर सिर्फ 4 महीने में हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए केवल डिजिटल अरेस्ट पर गवा दिए हैं तो इमेजिन करिए, अभी तो ऑनलाइन फ्रॉड की तो हमने बात ही नहीं करी, ऑनलाइन साइबर क्राइम की बात ही नहीं करी, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड बन चुका है ये साइबर क्राइम का। तो इसलिए मुझे लगता है लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। होता क्या है ना, हम लोग सब डरे हुए हैं कोविड के बाद। हमें लगता है कि शायद हो सकता है हमारी कोई गलती पकड़ी गई, कोई सीक्रेट बाहर आ गई, हमारी कोई स्केलेटन जो है, पिंजर जो है हमारी कबर्ड से बाहर निकल आया है, तो चलो यार ऐसा पैसे दे दो, शांति बाय कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बेसिक बुनियाद चीज़ भूल जाते हैं कि साहब आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे घूस नहीं मांग सकता। जी। अगर मांगेगा तो उसके खिलाफ एविडेंस है, उसके आधार पर उसे सस्पेंड किया जा सकता है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन लोग जो हैं जब डर जाते हैं तो अपनी जो क्षमता है रीजनेबल डिसीजन लेने की वो खो देते हैं। और इसलिए लोग, बड़े बड़े लोग, मैंने इतने केसेस किए, हमारे पास एक केस आया है जहाँ पर एक बंदे ने करीबन 15 करोड़ रुपए गंवाए क्योंकि उसे बोला गया कि साहब आपके बरखिलाफ ये केस चल रहा है और उसके बरखिलाफ फौजदारी केस चल रहा है एक एजेंसी द्वारा। अब उसे बोला गया कि हम आपके बरखिलाफ 6 और केस डालने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि 6 केस ना डलें तो हमारे इतने पैसे दीजिए। कई मोटे पैसे मांगे गए लेकिन कई करोड़ रुपए फाइनली सेटल हुए और फिर दिए गए। तो बाद में पता लगा कि इतने करोड़ों रुपए देने के बाद भी हमारा जो क्लाइंट है वो साइबर क्राइम का शिकार हो गया है। और आजकल मतलब लाखों की तो बात होती ही नहीं ना, आजकल बातें करोड़ों की होती हैं। हाल ही में मेरे पास केस आया जहाँ पर एक मेजर जनरल साहब के को शिकार बनाया गया डिजिटल अरेस्ट का और करीबन 1.25 करोड़ रुपए मेजर जनरल साहब को देने पड़े। उन्होंने सोचा कि वो शांति बाय कर रहे हैं, एक्चुअली वो साइबर क्राइम के शिकार हो गए। तो इमेजिन मेजर जनरल जैसा इतने हाई लेवल ऑफिसर भी आज इम्पैक्ट हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, क्योंकि जब वो आपको ना
हिप्नोसिस में डाल देते हैं साइबर क्रिमिनल्स, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। और अगर आप अपनी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो लगातार खिलवाड़ करते रहेंगे। वीटो पावर आपके पास क्या है? फ़ोन को बंद करना। एक बार आपने फ़ोन को बंद कर दिया, आपकी डिजिटल अरेस्ट वहीं ख़त्म। लेकिन हमको डर लगा रहता है, डर, ये पुलिस वाला है, कुछ और ना कर दे, मेरे बरखिलाफ कोई और केस ना बना दे। सोशल इमेज का डर लगता है। सोशल इमेज का डर लगता है, लोगों को लगता है मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ना हमें बचपन से सिखाया गया यार पुलिस वालों से थोड़ा घबरा के चलो, क्योंकि पुलिस वाले वर्दी वाले कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी डर जाते हैं। बट थंब रूल है कि अगर आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बेसिक प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आप डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में शिकार ना बने। पहली बात, अपने फ़ोन पर कोई भी अननोन नंबर से कॉल आए आपने रिसीव नहीं करना। अगर आप कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार नहीं बनेंगे। दूसरा, अगर आपके यहाँ अननोन फ़ोन नंबर आता है और वो कहते हैं कि साहब आप वीडियो कॉल ऑन करें, तो अब आपने वीडियो कॉल ऑन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो एक शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है इस डिजिटल अरेस्ट की। वहाँ आप बच जाते हैं। चलिए आपसे गलती हो गई, आपने अननोन नंबर उठा लिया, अननोन नंबर ने कहा कि चलो भाई वीडियो कॉल ऑन करो, आपसे गलती हो गई, आपने वीडियो कॉल ऑन कर दिया और आप देखते हैं कि कोई पुलिस अधिकर्मी की यूनिफॉर्म में बंदा बैठा है, तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट करें। तब आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर आज आपके घर बैठे आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। सही बात है। उसने आपको अरेस्ट करना है, आपके घर आके आपको अरेस्ट करेगा, आपके दफ्तर में आपको अरेस्ट करेगा, आपको थाने बुलाएगा, लेकिन वीडियो कॉल से आपके साथ बात नहीं करेगा। सही बात है। तीसरी बात, चलिए आपसे गलती हो गई, आपने फ़ोन भी उठा लिया, पुलिस वाले से बात भी करने लगे। द मोमेंट आपको रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ये बंदा मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है, मुझे विवश कर रहा है कि मैं कुछ डिसीजन लूँ इमीडिएटली या पैसे दूँ, तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट करिए, तभी आप बच जाएंगे। चलिए आपसे फिर गलती हो गई, आप डर भी गए, आपने फ़ोन नहीं भी डिस्कनेक्ट किया, द मोमेंट वो कहता है कि भैया पैसे ट्रांसफ़र करो, आप फ़ोन डिस्कनेक्ट करें, तभी आप इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने से बच पाएंगे। तो बेसिकली आपको समझना है कि डिजिटल अरेस्ट की वीटो पावर आपके हाथ में है। वीटो पावर है कि फ़ोन को डिस्कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट फ़ोन करने के बाद अगर दुनिया कल ख़त्म भी हो जाएगी तो हो जाने दो। हालांकि मेरा यकीन मानिए कल दुनिया बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप ज़्यादा सुरक्षित, सशक्त महसूस करेंगे और आपको गर्व होगा कि यार मैंने इस तरह के डिजिटल अरेस्ट जो एफर्ट था उसको नाकामयाब कर दिया। सो बेसिकली सतर्क होना है, सावधान होना है, अपने आप को सूझबूझ के साथ काम करना है और डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिक इन ब्रॉड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि आप लोग जो हैं साइबर क्राइम के शिकार होने से बच जाएंगे। आजकल सर OTPs वगैरह का बहुत सिस्टम चल रहा है, मतलब चाहे हमें कोई फूड ऑर्डर किया है, चाहे हमने कुछ भी ऑर्डर किया है और वो घर पे आते हैं और OTP मांगते हैं, क्या हमें OTP देना चाहिए सर? देखिए, OTP अनजान लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो अनजान ही होते हैं सर जो। आई नो, बट अगर आपने ऑर्डर ही नहीं किया और आपको वो कि बंदा OTP मांगने आ गया तो आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ऑर्डर किया है तो और आपको OTP आ गया है तो जो बंदा डिलीवर करने वाला है उसकी ID ज़रूर देखिए कि भैया आप कहाँ से आए हो, आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आए हो या कंपनी से आए हो, ID प्रूफ दिखाओ। अगर ID प्रूफ दिखाएंगे तब तो OTP शेयर करें। होता आजकल नया ट्रेंड ये है कि सर मैं तो इस कंपनी से आया हूँ, आपका कोई पार्सल आया था बट पार्सल हुआ नहीं, बट मेरा चक्कर बेकार लग जाएगा, सर एक OTP आया, OTP दे दो, मैं दे दूंगा कि मैं बता दूंगा कि मैंने ये जो है पूरा टूर कंप्लीट कर दिया है जी। द मोमेंट ऐसे अनजान लोगों को आप OTP दे देंगे, आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। आज थंब रूल है, अपने आप से पूछिए कि मैं अगर OTP नहीं देता हूं या नहीं देती हूं तो क्या हो जाने वाला है। अगर आसमान गिर जाने वाला है तब तो बात दूसरी है, लेकिन आसमान तो गिरेगा नहीं। तो बिना OTP के ऑर्डर देते नहीं है सर? बिना OTP के ऑर्डर देते नहीं, इसलिए बंदे की आइडेंटिटी पूछना जरूरी है। और OTP देने के से पहले उस बंदे की आइडेंटिटी की कॉपी भी अपने पास रखिए कि साहब मैं फोटो खींचता हूँ, मैं तब आपको OTP दूंगा। तो जब आप बताओ जी अपना, आप मुझे सरकारी प्रूफ दिखाना, मुझे कोई कंपनी ID नहीं चाहिए, सरकारी प्रूफ दिखाओ कि आप कौन है। तो जब आप ये मैसेज देंगे
तो बंदे को लगेगा यार ये मेरी सरकारी आइडेंटिटी मार रहे हैं, मैं कहीं गड़बड़ करूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बेसिकली आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और लगता है 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं और अपने आप को सेल्फिशली प्रोटेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं। सही बात। आज वो दौर आ गया है कि हमें कंजूस होना पड़ेगा। कंजूसी किस बात की? अपनी जानकारी देने की कंजूसी। सही बात। चाहे वो जानकारी OTP की हो, चाहे वो जानकारी पर्सनल जानकारी हो, हमें सतर्क होना पड़ेगा। लोग बुरा मानते हैं तो मानने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज मेरा एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुझे अपने डिजिटल डेटा को, अपने डिजिटल प्रेजेंस को और अपने डिजिटल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए मैं जिस हद तक जा सकता हूं मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आपको बुरा मानना है तो मान लीजिए, वरना मैं आपके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखूंगी। मुझे एक चीज़ और पूछनी है सर, कि आधार कार्ड का मिसयूज कैसे होता है? आधार कार्ड का आजकल बहुत ज़बरदस्त मिसयूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आधार शुरू हुआ था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जी। लेकिन हुआ क्या कि एक ऐसी प्रथा चल पड़ी, एक परसेप्शन आ गई कि आधार जो है नए भारत का नया राशन कार्ड है। हाँ जी। तो लोग लाइन में खड़े होकर लोगों ने आधार की रजिस्ट्रेशन कराई। आज करीबन 99% भारतवासी आधार ले चुके हैं। आधार का हमारा डेटा एक सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में जाता है। वो सुरक्षित है क्योंकि सरकार उसको मैनेज करती है जी। और ये आधार नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे थंब इंप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मेरी आइरिस स्कैन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो नॉर्मल नंबर नहीं है, वो मेरी डिजिटल आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो नेशनल आइडेंटिटी नंबर है। तो अगर उसका मिसयूज होगा तो कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट हो जाएगा। सही बात। होता कि आजकल मुझे नया सिम लेना है, मुझे कहीं जाना है, हर व्यक्ति कहता है आधार दो, आधार दो। बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, लो भाई आधार की फोटोकॉपी ले लो। कई बार फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो फोटोकॉपी वाला कहता है सर ये धीमी आई है, डिम आई है, मैं आपको और देता हूँ। तो पता लगता है कि आपके आधार की 2-3 कॉपी ले लेता है, आपको तो एक देता है, चार्जिंग भी एक के लिए करता है, बट बाकी जो 2 कॉपी उसने अपने पास रख ली उसकी 200 कॉपियाँ बनाता है और साइबर क्रिमिनल्स को भेजता है। और साइबर क्रिमिनल्स आपका आधार मिसयूज करते हैं। भाई आपका आधार आपके नाम पर कहीं यूज़ किया जाए, लॉ प्रिज्यूम करता है वो आधार आपने यूज़ किया है और अगर उसका मिसयूज हुआ है तो जिम्मेवारी भी आपकी है। हमारे आधार एक्ट बना हुआ है, इनफैक्ट ये मेरी किताब है, उसका नाम है लॉ ऑन आधार। ये केवल इतनी मोटी किताब सिर्फ आधार के कानून के लिए है क्योंकि हाँ आधार एक्ट बना था 2016 में, आधार अमेंडमेंट एक्ट बना 2019 में। और आज प्रॉब्लम यह है कि आधार के साथ एक इकोसिस्टम जुड़ गया है। देखिए जब तक आधार की बात करें वो सुरक्षित होता है, लेकिन अधिकांश लोग आधार को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपने अपने आधार लॉक किया है? आधार लॉक किया है? सर नहीं किया। देखिए अधिकांश भारतवासी अपने आधार लॉक नहीं करते। आज UIDAI की वेबसाइट पे जाइए, uidai.gov.in, वहाँ पर माय आधार में जाइए, वहाँ पर आपको सुविधा है कि आप आधार को लॉक कर सकते हैं। जब आप आधार की बायोमेट्रिक्स को लॉक कर लेते हैं उसका सीधा असर यह है कि उस आधार का यूज़ नहीं हो सकता जब तक आप उसे अनलॉक ना करें। तो जब आपने ऑथेंटिकेशन करनी है आप अनलॉक कर लीजिए, जब ऑथेंटिकेशन खत्म हो गई आप लॉक करके रख लीजिए। एक बार ताले में बंद हो गया आधार तो उसका मिसयूज नहीं होगा। दूसरा, सरकार ने एक और नया अच्छा स्कीम शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं मास्क्ड आधार। आधार 12 डिजिट का एक नंबर है और मास्क्ड आधार में पहले 8 डिजिट मिट जाते हैं, केवल लास्ट 4 डिजिट शो करते हैं। जी जी। अधिकांश लोग आजकल मास्क्ड आधार का इस्तेमाल नहीं करते जो आधार की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। प्रॉब्लम यह है जब तक आधार तक था सीमित तब तक ठीक थे, लेकिन होने क्या लग गया कि सरकार ने आधार को अलग अलग चीज़ों से जोड़ना लिंक कर दिया, हर चीज़ से लिंक कर दिया। बैंक के साथ लिंक किया, इनकम टैक्स के साथ लिंक किया, कॉर्पोरेट टैक्स के साथ लिंक किया, हर एक चीज़ के साथ आधार लिंक किया। तो आधार के आसपास जो इकोसिस्टम बन गया वो पूरी तरीके से असुरक्षित है। वहाँ पर लगातार सेंध होती रहती है और क्योंकि सेंध होती रहती है हर साल करीबन 50 से 60 FIRs यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद दर्ज करती है लोगों के बरखिलाफ जो आधार की इकोसिस्टम में आधार का मिसयूज करते हैं। तो लॉ बहुत क्लियर है, अगर आपका आधार यूज हुआ है तो लॉ कहता है आपने किया है, आप साबित कर दिखाइए कि साहब मैंने यूज नहीं किया। अब बताइए आपके पास क्या एविडेंस होगा, क्या सबूत होगा कि साबित करेंगे साहब मैंने नहीं किया। तो एक बार आपका आधार मिसयूज हो गया या कहीं ना कहीं किसी और ने यूज कर दिया तो आपके लिए लीगल सिरदर्दियों का एक अंबार खुल जाने वाला है। तो इसलिए प्लीज बहुत स्टिंजी हो जाइए,
कंजूस हो जाइए आधार का इस्तेमाल करने में। आधार इस्तेमाल करना है केवल ऑफिशियल गवर्नमेंटल पोर्टल्स पर इस्तेमाल करिए, प्राइवेट पोर्टल्स पर इस्तेमाल ना करिए, प्राइवेट लोगों के साथ आधार ना शेयर करिए, क्योंकि आधार की फोटोकॉपी केवल एक फोटोकॉपी नहीं है। आधार की फोटोकॉपी एक सिरदर्दी का सबब है, एक आग का दरिया है। अगर गलत हाथों में पहुंच गया तो यही आग वापस आके आपको जला देगी, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा और कई साल लग जाएंगे। और दूसरी बात, एक बार आपकी डिजिटल आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। आपको आभास अभी नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस बहुत होंगी। इसलिए बेटर है कि केवल आधार को लॉक करके रखिए, मास्ट आधार का इस्तेमाल करिए, आधार नीड टू नो और नीड टू शेयर बेसिस पर शेयर करिए। हर व्यक्ति को आपका आधार देने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें आधार की फोटोकॉपी किसी अनजान लोगों को ना दें। कोशिश करें आधार की स्कैन अपने फ़ोन पर ना रखें, क्योंकि अगर फ़ोन हैक हो गया तो वो भी हैक हो जाएगा। और अल्टीमेटली जितने केयरफुल हम हो जाएंगे आधार को यूज़ करने में, उतना हम ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे और आधार इकोसिस्टम को और ज़्यादा सेफ बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास हो गई है सर। मतलब आपसे आज इतना कुछ सीखा, मैंने सीखा और जो ऑडियंस है उसने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि आज आपने जैसी जैसी बातें बताई हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था सर, और जो चीज़ें बताई हम बिल्कुल डेफिनेटली वो चीज़ करने वाले हैं। और आपके साथ में तो लगातार आप पॉडकास्ट करने वाले हैं सर, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। और सच में मुझे बहुत सारी बातें नहीं पता थी जो आज मुझे पता चली, और मैं उन चीज़ों पे बिल्कुल अडिग रहने वाला हूँ। आपने इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत जी, आज आपने हमें बुलाया आपके पॉडकास्ट पर, पहले तो मुबारकबाद आपको। आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं वैदिक मैथ्स पर और मेंटल टेक्निक्स पर, और आप इतने ज़बरदस्त तरीके से अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं अपने क्वेश्चंस में। बहुत ही यू आर एबल टू आइडेंटिफाई विद द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो मुझे बहुत आपको मुबारकबाद देने का मौका है कि साहब आपने इतनी ब्रॉड एम्बिट में इतने सारे सवाल पूछे, और मुझे तो लगता है हम लोग सब एक ही बोट में हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों के हाथों को सशक्त बनाएं ताकि वो भी प्रोटेक्टेड हों, क्योंकि हम सब कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा साइबर इकोसिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो पाएगा। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, इतने क्लाइंट्स आते हैं, उनको कोई ना कोई समस्या रहती है। हमारी कोशिश होती है कि उन समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन हर एक को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी समस्या है उसको समस्या ना समझिए। आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, उसको सीख की अपॉर्चुनिटी समझिए कि साहब ये अपॉर्चुनिटी आई थी मुझे सिखाने के लिए, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। और मुझे लगता है आपके जैसे पॉडकास्ट अगर लोगों की जागरूकता और बढ़ा पाएंगे तो बहुत ही अतुलनीय योगदान आप लोग कर रहे हैं। Congratulations, phenomenal work that you are doing. All the best. Thank you so much, sir. Thank you.